Hello, my shimmering stars. This is Shaurya Grover and I welcome you to this amazing platform of फिजिक्स वाला। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने एनसीईआरटी वाला चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मिड टर्म मैराथन। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का कल भी केमिस्ट्री का पेपर है। आज बेटा हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मिड टर्म मैराथन में हम चैप्टर्स कवर अप करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स एज वेल एज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो इसकी शुरुआत करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ मेरे सितारे कैसे हैं। ऑल ओके, ऑल बढ़िया बेटा। एक बार चैट में स्टार्स आ जाएं सो दैट आई कैन स्टार्ट विद माय टुडेज सेशन। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बिफोर दी स्टार्ट ऑफ दी टॉपिक बेटा एक कॉपी अपने पास रखें, पेन अपने साथ रखें। अगर आपने नोट्स क्रिएट किए हैं तो यस, अपने नोट्स भी ओपन अप करके रखें और साथ में एक पानी की बोतल जरूर होनी चाहिए। राइट? क्या बात है, क्या बात है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हमारा चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको बोला, आज हमारा जो मिड टर्म मैराथन में सिलेबस आ रहा है ऑर्गेनिक का, वो हमारे पहले 2 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एज पर द एनसीईआरटी बुकलेट, जो कि हमारा होने वाला है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, साथ ही साथ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक खास बात है बेटा, जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स को छोड़ करके, आप एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पैटर्न एक तरह से है। मतलब कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है भी, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में नॉलेज लेनी है। नॉलेज लेने के बाद बेटा आपको करनी है IUPAC नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग करेंगे, और नेमिंग करने के बाद होती है क्लासिफिकेशन। और उसके बाद अगर मैं कहूँगी छोटे छोटे हमारे सेगमेंट्स बचते हैं, जिसको हम बोलेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड द नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से हम हर चैप्टर को ऑब्जर्व करते हैं ऑर्गेनिक के केस में। चलिए जी शुरू करते हैं हमारी इस क्लास में। मैंने आपको चैप्टर्स के नेम ऑलरेडी बता दिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। अब अगर आपने 11th के अंदर नहीं पढ़ा है ढंग से ऑर्गेनिक को, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत कहाँ पर आती है, वो है आपको कंपाउंड के स्ट्रक्चर को लिखने में दिक्कत आती है, कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में दिक्कत आती है। तो जब हम अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, आपका वो सेगमेंट वहां पर क्लियर हो जाएगा। राइट? पहली चीज मैं बता दूं, दिस इज अ मिड टर्म मैराथन और एज वेल एज बेटा ये रिविजन की तरह काम करेगा। तो हम यहाँ पर टॉपिक्स सारे कवर करेंगे, क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। लेकिन बच्चा एक तरह से रिवीजन सीरीज है आपकी, जहां पर आप रिवाइज करोगे जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं। अगर आप किसी टॉपिक को लेकर के मतलब कंफ्यूज्ड हो, तो वो यहाँ पर क्लियरेंस आपको मिलेगी। अगर आपको लग रहा है मैम मैंने पहले इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, तो यस आपको एक ओवरव्यू अच्छे तरीके से मिल जाएगा भी हाँ यार ऐसे सवाल आते हैं और इस टॉपिक में हमें इसको ऐसे पढ़ना है। राइट? लेकिन मेहनत बेटा इस सेशन के बाद आपको खुद पर करनी होगी। देखो ये लेक्चर करने के बाद सारे नोट्स आप नोट डाउन कर लोगे, तो उसकी रिवीजन बार बार करने से आपकी कहानी आसान होने वाली है। लेकिन विदाउट रिवीजन आपको दिक्कत होगी, तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। राइट? चलिए तो बच्चे हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन। व्हाट आर हेलोएल्केन्स, व्हाट आर हेलोएरीन्स? क्या होते हैं हेलोएल्केन्स, क्या होते हैं हेलोएरीन्स? तो यहाँ पे हेलो ये वाला हेलो नहीं है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होगा बच्चा? हेलो का मतलब होता है मैम हेलोजन। तो हेलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोजन हमारे पास बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हो सकते हैं। अब हेलोएल्केन्स हमारे कैसे कंपाउंड होते हैं, जो कि हम ऑब्टेन करते हैं किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से। अब आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम में मुझे क्या लिख करके आना है जिसके मुझे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला हेलोएल्केन हमें किससे मिलता है? हेलोएल्केन हमें मिलता है एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वो होता है जो ओपन चेन होता है, जिसमें कोई रिंग नहीं बन रही है आम भाषा में। ठीक है? तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास है CH4। बेटा ये है हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एक तरह से ये एलिफैटिक है, ये कोई रिंग नहीं बना रहा है, ये कोई रिंग नहीं बना रहा है। तो इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और इसकी जगह इनमें से कोई भी हेलोजन एटम को आप लगाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो CH3 हो जाएगा, हेलोजन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा? ये बनता है हेलोएल्केन। क्या बनता है? हेलोएल्केन।
हेलो एल्केन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या कहा जाता है? एल्काइल हैलाइड। तो आइए जो मैंने अभी चीज आपको बताई उसको लिख करके कैसे आना पेपर में उसको समझते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिप्लेस करना है किसको? हाइड्रोजन एटम को। कहां से? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से बाय हेलोजन एटम। किसी भी हेलोजन एटम से आप उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। अब बहुत दफा पेपर में हेलो एल्केन की जगह एक शब्द आता है जिसका नाम है एल्काइल हैलाइड, तो ये बेटा इसका दूसरा नाम है। क्या नाम है? एल्काइल हैलाइड। अब यहां पर समझते हैं हेलो एरीन्स क्या होते हैं। चलो, हेलो एल्केन को आपने समझाया मैम, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, ओपन चेन कंपाउंड से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा करके हेलोजन लगा देंगे, हेलो एल्केन मिल जाएगा। बट व्हाट इज हेलो एरीन? फिर हेलो एरीन क्या होती है? तो हेलो एरीन को समझने के लिए अगेन, हेलो का मतलब यहाँ क्या है? हेलोजन। एरीन का मतलब यहाँ पर बेटा हम बेंजीन रिंग ले रहे हैं। अब बेंजीन रिंग जो है ये हमारा केस है किसका? एरोमेटिक कंपाउंड का। और एरोमेटिक कंपाउंड बेटा अकेली बेंजीन नहीं होती, और भी बहुत होते हैं, बट यहाँ वी आर कंसिडरिंग इट एज अ बेंजीन रिंग। तो अगर बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह पर हेलोजन लगा दूं तो वो कंपाउंड क्या बनेगा? हेलो एरीन बनेगा। तो यहाँ पर हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से रिमूवल कर रहे थे, यहाँ पर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिमूवल कर रहे हैं। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कैसे लिखेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास बेंजीन है, आप सभी जानते हैं कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तो सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन इस तरीके से दिखाई देगा। हमने क्या करना है? हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से लगाना है। हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से? हमें यहाँ से मिलने वाला है हेलो एरीन। क्या मिलेगा? हेलो एरीन। जैसे हेलो एल्केन का एक और नाम था, जैसे हम हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं, वैसे हेलो एरीन को एराइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एराइल हैलाइड के नाम से। तो हम कहेंगे यहाँ रिप्लेसमेंट है हाइड्रोजन एटम का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से। क्या रिप्लेस कर रहा है? कौन रिप्लेस कर रहा है? मैम, हेलोजन रिप्लेस कर रहा है। सो हेलोजन एटम जब उसको रिप्लेस करता है, किसकी फॉर्मेशन होती है? एराइल हैलाइड की या फिर हेलो एरीन की। तो अब आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा। दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको लिखवाना चाहूंगी। हेलो एल्केन का आप एक सिंपल सा एग्जांपल लिख सकते हो, CH3 CH2Cl। अगर आप लिखना चाहते हो तो CHBr3 ले लो, ठीक है, या CH3Cl ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा जिसमें हेलोजन आटम है। यहां पर देखते हैं तो हेलो एरीन के केस के अंदर आपके पास ये एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन का, आपके पास एग्जाम्पल है ब्रोमोबेंजीन का, ये इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट चीज जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, और अगर आप देखोगे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में एक सवाल भी दिया गया है। क्या मैम? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहां से भी सवाल आया गया है। तो बेटा अगर मैं आपको बोलती हूं यहां पर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड? 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो बेटा यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। और अगर बात करती हूं हेलो एरीन के केस में, तो बेटा यहां क्या देख रहे हो? अगर मैं कहूं हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है तो 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड को आप काउंट नहीं करते हो, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज काउंटेड। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो मैम हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 होती है। तो यहां हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये थी इंट्रोडक्शन, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले सकते हैं ताकि बाद में आप इसको नोट कर सके आसानी से। फाइन, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। भाई हेलो एल्केन्स कितने तरीकों में डिवाइडेड है, कितनी चीजों में क्लासिफाइड है, इसको देखते हैं। तो बेटा हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन 3 तरीके से की जा सकती है। पहला, किसी भी कंपाउंड में कितने हेलोजन प्रेजेंट है। दूसरा, कौन सी डिग्री ऑफ कार्बन से वो हेलोजन जुड़ा है। और तीसरा, जब हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जा सकती है। तो पहली क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बोला, यहां पर हमने बोला कितने हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। तो बेटा पहली बात, अगर कंपाउंड में एक ही हेलोजन एटम होगा उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 हेलोजन एटम होंगे उसको कहेंगे डाई हेलो एल्केन। अगर 3 हेलोजन एटम होंगे उसको कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन। सिंपल सी कहानी थी, मोनो, डाई, ट्राई। अगर बहुत सारे होते हैं तो हम पॉली शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। किस बेसिस पे? कितने हेलोजन प्रेजेंट है, राइट।
दूसरी क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई, हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है, क्या वो प्राइमरी कार्बन है, क्या वो सेकेंडरी कार्बन है, क्या वो टर्शरी कार्बन है। अगर तो वो प्राइमरी कार्बन है तो कंपाउंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, अगर तो वो सेकेंडरी कार्बन है तो कंपाउंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा, अगर तो वो कार्बन टर्शरी कार्बन है तो कंपाउंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा। डू यू गेट मी एवरीवन? तो उस हिसाब से हमने क्या किया है, इनको 3 बेसिस में क्लासिफाई किया है, फिर कार्बन की डिग्री पर डिटरमाइन करेंगे। तीसरी क्लासिफिकेशन होती है हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हेलोजन अगर जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और दूसरा केस आता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली क्लासिफिकेशन से, जो कि मैंने आपको बताया कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4 कितने प्रेजेंट है। अगर हम कहते हैं मैम मोनो कब होगा, जब एक ही हेलोजन एटम होगा, डाई मतलब 2 हेलोजन एटम होंगे, पॉली मतलब मेनी, ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन। फाइन, यहाँ आपको जो भी लाइंस मिलेंगी सभी की सभी एनसीईआरटी को कवर करते हुए एनसीईआरटी की हाइलाइट्स मिलेंगी बेटा। तो अगर आपको लगे मुझे एनसीईआरटी इसके अलावा पढ़नी है, आप नोट्स को अच्छे से कर लीजिए, मोर देन एनफ है। अब देखिएगा, मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या था मैम, मोनो का मतलब था एक हेलोजन एटम, एक ही हेलोजन एटम है, ठीक है। डाई का मतलब 2 हेलोजन एटम, ट्राई का मतलब मैम 1 2 3 हेलोजन एटम। बेटा ये क्या है, ये हेलो एल्केन है, और ये क्या है, ये हेलो एरीन्स है। ये हेलो एल्केन है, ये हेलो एरीन्स है। यहां देखें तो मोनो हेलो एरीन 1 हेलोजन एटम, 2 होंगे तो डाई हेलो एरीन, और 3 हो जाएंगे तो ट्राई हेलो एरीन हो जाएगी। फाइन है, पहली क्लासिफिकेशन क्लियर हुई। अब बेटा यहां पर ना जो डाई हेलो एल्केन है ना उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, यहां से भी सवाल बनने की पूरी संभावना है। डाई हेलो एल्केन को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला आता है विसिनल, दूसरा आता है जेमिनल। विसिनल जेमिनल क्या होता है आइए समझते हैं। बेटा जेमिनल का मतलब क्या होता है, एक ही कार्बन पे तुमने 2 हेलोजन एटम लगा दिए। क्या किया हमने मैम, एक ही कार्बन पे हमने 2 हेलोजन एटम लगा दिए, तो उसको जेमिनल या फिर बेटा उसको जेम डाई हैलाइड कहते हैं। 2 क्यों लगाए, क्योंकि डाई हैलाइड है, डाई हैलाइड है, तो ये जेमिनल डाई हैलाइड हो जब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन एटम लगे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलती हूँ विसिनल डाई हैलाइड, तो विसिनल का मतलब क्या होता है, अगल बगल वाले पर मतलब अड़ोसी पड़ोसी पर क्या होगा, दोनों हेलोजन एटम अटैच्ड होंगे। अगल बगल वाले पर दोनों पर एक एक हेलोजन एटम अटैच्ड होगा, अड़ोसी पड़ोसी पर। लेकिन अगर एक ही पर 2 होगा तो वो जेमिनल कहलाएगा। विसिनल को आप विस डाई हैलाइड के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए जी, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री के बेसिस पे करते हो। अगर वो कार्बन प्राइमरी है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, अगर वो सेकेंडरी है सेकेंडरी, अगर वो टर्शरी है टर्शरी। अब ये प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन क्या होता है, ऐसे सोचो, अगर मैं कार्बन हूं और मैं एक ही कार्बन से जुड़ी हुई हूं, ठीक है, तो मैं प्राइमरी कार्बन। अगर मेरी 2 फ्रेंड्स है तो सेकेंडरी हो जाऊंगी, अगर मेरी 3 फ्रेंड्स है बेटा तो मैं टर्शरी कार्बन हो जाऊंगी। सेम गोज इधर, यहां पर अगर हेलोजन एक प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, यानी कि कैसा कार्बन, जिसकी एक ही दोस्त है, तो प्राइमरी कार्बन से अगर हेलोजन को जोड़ दोगे तो वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी कार्बन यानी कि कैसे कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा है, उससे हेलोजन को जोड़ दोगे तो सेकेंडरी हो जाएगा। ऐसे ही टर्शरी के लिए होता है। तो देखिए इसको यहीं पे लिखा गया है। प्राइमरी कार्बन को देखते हैं मैम, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है मैम, एक ही से। अगर किसी को नहीं पता ये आर क्या है, बेटा आर कार्बन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर ये हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसको बोलते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन। अगर बेटा ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 और 2 कार्बन से अटैच्ड है तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। अगर हेलोजन मैम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 1 और 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी का केस देखने को मिलता है। डू यू गेट मी एवरीवन? यही डेफिनेशन यहाँ लिखी है। अगर हेलोजन एक्स अटैच्ड है प्राइमरी से तो प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी से तो सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी से तो टर्शरी बनेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, थर्ड क्लासिफिकेशन, लास्ट क्लासिफिकेशन जो कि आती है, हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे करते हैं। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। बेटा यहां पर सवाल इन तीनों में से किसी से भी बैठ सकता है अगर क्लासिफिकेशन से आया तो। ध्यान से सुनना, बहुत ही बेसिक चीज है। बेटा क्या बोला मैंने, एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। बेटा एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड हमारा वो केस है जब हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। पहली बात, यहां विनाइलिक और एराइल वाला वो केस है जब हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एलाइलिक हैलाइड क्या है,
एलाइलिक हैलाइड कहता है हेलोजन को एक ऐसे कार्बन से जोड़ दो जो बाद में डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। क्या बोला मैंने? हेलोजन को एक ऐसे कार्बन से जोड़ दो जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है। क्या बोला मैंने? इसको हमने कार्बन से जोड़ा जो डबली बॉन्डेड से अटैच्ड है, तो ये एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। एलाइलिक हैलाइड हमारा कहलाएगा। बेटा ये कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है इसको आप बोलते हो एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन कहते हैं। बारी आती है बेंजाइलिक हैलाइड की। क्या है बेंजाइलिक हैलाइड? आइए समझते हैं। बेटा बेंजाइलिक हैलाइड, अब तुम सोचो बेंजीन पे हेलोजन को जोड़ दूं तो वो गलत होगा। क्यों मैम? क्योंकि चैप्टर की शुरुआत में आपने बोला था अगर हेलोजन बेंजीन से जुड़ जाएगा हेलो एरीन कहलाएगा, बेंजाइलिक नहीं कहलाएगा। तो बेंजाइलिक क्या होता है मैम? जब हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो बाद में बेटा किससे अटैच्ड है? बेंजीन से। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़े जो फर्दर बेंजीन से अटैच्ड हो वो कंपाउंड बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। चलिए इसके साथ देखते हैं विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। अब एलाइलिक और विनाइलिक में बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। बेटा विनाइलिक हैलाइड कहता है हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है। क्या बोला मैंने? यहां हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो बाद में डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, जबकि यहां हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद से डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ये हमारा कौन सा केस होता है बेटा? विनाइलिक का। बेटा इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, ध्यान से समझे। दूसरी तरीका आइडेंटिफाई करने का भी तुमने सही किया या गलत। बेटा ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। दैट्स इट, दैट्स इट, है ना। चलो यहां देखते हैं एराइल हैलाइड क्या होते हैं। तो मैम एराइल हैलाइड क्या होते हैं? जब हेलोजन डायरेक्टली किस पे अटैच्ड है? बेंजीन रिंग पर अटैच्ड है। तो वो हमारा केस कौन सा होता है? वो केस है एराइल हैलाइड का, हेलो एरीन का। चलिए क्लासिफिकेशन वाला पार्ट फिनिश होता है, बहुत बहुत बधाई हो। अभी सवालों को भी करेंगे तो चीजें आसान होंगी। डेफिनेशन बता देती हूँ जो अभी मैंने पढ़ाया, ताकि अगर आपको पढ़ना हो नोट करना आप लिख सकते हो। एलाइलिक क्या होंगे? हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाना जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में देखने को मिलता है और पीवाईक्यूज में भी देखने को मिलता है। बच्चा इसको लगा के आ जाता है बेंजाइलिक, जो कि कंप्लीटली गलत है। यहां बेंजीन रिंग नहीं है, यहां जो रिंग है इसको समझो। हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, तो एलाइलिक हैलाइड है। इसको स्टार जरूर लगाना, पढ़ के जरूर जाना। चलते हैं आगे। तो बेंजाइलिक हैलाइड की बात करते हैं जब कंपाउंड हेलोजन एटम किससे जुड़ा है? एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर किससे अटैच्ड है? बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है। फर्दर किससे अटैच्ड है? एरोमेटिक रिंग से। आप यहाँ ये एग्जांपल भी देख सकते हो। हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। ये कौन सा केस है? ये बेंजाइलिक का केस है मैम। कौन सा केस है? बेंजाइलिक का। आइए विनाइलिक को देखते हैं। तो विनाइलिक में मैंने बोला हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है, जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है। हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है, राइट। तो एराइल हैलाइड तो बता ही दिया, हेलो एरीन्स को बोलते हैं जब हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ जाए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन फिनिश होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर पार्ट। अब हम नेमिंग करने जा रहे हैं बेटा। तो नेमिंग बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं आपको एक रूल बताऊंगी, सारे चैप्टर्स पे आप उसी रूल को अप्लाई करेंगे। कहानी बहुत आसान है बेटे। पहली बात हम वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट बताता है बी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन चेन में कितने होंगे। मेन चेन या पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन एटम होंगे। अगर आपके एक कार्बन एटम होता है वो मिथ होगा, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक। ये हम पढ़ते हैं 11वीं कक्षा में वर्ड रूट के बारे में, ठीक है, जो हम यहां पर भी पढ़ते हैं, हमारी 12th में रिपीट करते हैं। वर्ड रूट बेटा मेन चेन में कितने कार्बन है, प्राइमरी सफिक्स बताता है बॉन्ड कैसा है। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है बेटा आप एन लिखते हो, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है बेटे आप ईन लिखते हो, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है बेटे आप आइन लिखते हो। सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप के लिए, और ज्यादातर अपना ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए मैम? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होता है, मान लो कोई कंपाउंड ऐसे बंद है तो उसके लिए तुम लिखोगे साइक्लो, तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए लिखा जाता है, ओपन चेन कंपाउंड के लिए अपन नहीं लिखते हैं, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स बेटा लिखा जाता है एक्स्ट्रा ग्रुप के लिए,
एक्स्ट्रा ग्रुप जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो लिखा जाता है। एल्काइल ग्रुप के लिए लिखते हैं, मान लो कोई कार्बन का ग्रुप नहीं आ पाया तो बेटा आप उसको एल्काइल करके लिखते हो, ठीक है। कोई मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो पाया, आप एल्काइल करके उसको लिखोगे। और बेटा इसको अपन किसके लिए लिखते हैं मैम, और लिखा जाता है ये जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए। जूनियर मोस्ट बेटा फंक्शनल ग्रुप के लिए इसको लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो बेटा कुछ सवाल है जहां से सवाल से क्वेश्चन बनने की संभावना है। सबसे पहला आता है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड को बनाओ। ये जो नाम मैंने लिखे हैं कॉमन नेम लिखे हुए हैं, मैं पहले बता दूं ये नाम लिखे हुए कॉमन नेम है, आपको इनके आईयूपीएससी नेम करनी है। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, कभी भी तुम्हें ऐसे स्मॉल एन दिख जाए इसका मतलब होता है स्ट्रेट चेन। क्या मतलब होता है, स्ट्रेट चेन मैम इसका मतलब होता है। एन मतलब स्ट्रेट चेन बनाओ। प्रोपाइल बेटा कॉमन नेम में जो वर्ड रूट होता है, ध्यान रखना, कॉमन नेम में जो वर्ड रूट होता है टोटल कार्बन को डिनोट करता है, मेन चेन के नहीं, टोटल पूरे कंपाउंड के डिनोट करता है। ध्यान से देखो मैम, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन होंगे, प्रोप, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन लगा दो। अब बेटा कार्बन की वैलेंसी को पूरा करोगे तो बच्चा ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। बेटा आइसो का मतलब क्या होता है, जनरली बच्चे सेकंड कार्बन पर CH3 ग्रुप लगा होता है उसको आइसो कहते हैं। कैसे मैम, एक कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, सेकंड पे तुमने क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप। अब मैंने क्या कहा था, कॉमन नेम टोटल कार्बन को डिनोट करता है कंपाउंड में, तो प्रोपाइल मतलब टोटल 3 कार्बन होंगे, 1 2 और 3 कार्बन होंगे, और क्या लगा, ब्रोमीन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड का ब्रोमीन। वैलेंसी पूरी कर देते हैं। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जितने बना लिए बाकी तुम हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, ठीक है। चलिए अगला आता है बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये बेटा SEC लिखा होगा, इसका मतलब है सेकेंडरी। क्या है इसका मतलब मैम, इसका मतलब होता है 2 डिग्री। अभी पढ़ाया था क्या था 2 डिग्री मैम, एक ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा है और उससे तुमने हेलोजन को जोड़ दिया, बस वही बनाना है मैम। एक ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा है और उसको तुमने किससे अटैच कर दिया, हेलोजन से। अब क्या बात देखनी है, अब ये देखना है बेटा जो नाम दिया गया वर्ड रूट वो पूरे कार्बन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्यूटाइल 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3, एक और लगा दो, 4 सिंपल है ना। चलिए इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। बेटा फिर से बोल रही हूं, जितने बॉन्ड बने हुए हैं बढ़िया, जितने नहीं बने हुए, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जितने बने हुए काउंट करो, जितने नहीं बने उतने हाइड्रोजन जोड़ दो, फाइन है। तो ये बेटा अपना ये केस हो गया सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री। अगला बेटा आपको देखने को मिलेगा नियो का केस। नियो का मतलब क्या होता है, 2 बार ब्रांचिंग होती है। आइसो में तो सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग है ना, नियो पे ऊपर नीचे 2 बार ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगी। नियो का मतलब मैम 2 ब्रांचिंग, मतलब एक कार्बन है ऊपर नीचे ब्रांचिंग, और इधर भी कार्बन लगा दो। पेंटाइल मतलब 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 हो गए मैम। अब लगा दो ब्रोमीन, ऊपर नीचे ब्रांचिंग, ठीक है। चलिए अब सबकी वैलेंसी बेटा पूरी कर लेते हैं। एक कार्बन ने जितने बॉन्ड बनाए हैं 4 बॉन्ड बनाता है, जितने नहीं बने हैं उतने हाइड्रोजन से जोड़ना है, ठीक है। अगला केस बेटा आता है टर्शरी। अरे अभी पढ़ा था मैम 3 डिग्री, अब तुम बताओ 3 डिग्री क्या है, चार्ट में बताओ 3 डिग्री क्या है। 3 डिग्री क्या है बेटा, एक बच्चा कह रहा है मैम पिछले वाले केस में ब्रोमीन नहीं लगाया आपने। हाँ बेटा यहाँ ब्रोमीन लगा लो, हेलोजन लिख तो दिया। चलिए यहाँ देखिए बेटा ध्यान से, टर्शरी क्या था मैम, एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा है और उसी से किसको अटैच कर दिया, हेलोजन को अटैच कर दिया, उसी से किसको जोड़ दिया, हेलोजन को जोड़ दिया। तो टर्शरी का मतलब मैम एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा है उसी को हमने हेलोजन से जोड़ दिया। यहाँ ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन से अटैच करेंगे। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, यहाँ पे बेटा ये गलती मत कर देना भी, वर्ड रूट तो मेन चेन के लिए है, कॉमन नेम के अंदर बेटा जी वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। ब्यूटाइल 1 2 3 4, तो बेटा इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। ये सारे कॉमन नेम्स है, मैंने यहाँ मेंशन भी किया बेटा, ये कॉमन नेम है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कॉमन नेम है, ठीक है। चलो ये देखते हैं विनाइल। अरे अभी पढ़ा था, क्या था विनाइल मैम, विनाइल वो था जब हेलोजन को एक ऐसे कार्बन से जोड़ दे जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है। बिल्कुल सही मैम, यहाँ हेलोजन क्या है, क्लोरीन को ऐसे कार्बन से जोड़ दो मैम जो खुद ही क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। ये क्या बन गया, विनाइल बन गया। क्या बन गया, विनाइल बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विनाइल हो गया। अब आता है बेटा एलाइल। कौन सा आता है, एलाइल का मतलब क्या होता है मैम, एलाइल का मतलब था हमने यहाँ पे ब्रोमीन है तो उसको एक ऐसे कार्बन से जोड़ो जो फर्दर मैम डबल बॉन्ड से जुड़ा है। जो फर्दर किससे जुड़ा है, जो फर्दर बेटा डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ये तो फिर से रिपीटेटिव केस आ गए
है ना, जो फर्दर किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, वाओ। चलो बेटा आप चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कहाँ चल रहे हैं, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। उससे पहले मैं एक दो कंपाउंड की IUPAC नेमिंग भी बता देती हूँ उसको लगा के, ये रूल को। तो बेटा शुरू करते हैं। देखो पहली बात तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं पे मिल जाए, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, वहां से नंबरिंग होती है 1 2 3, इस तरीके से 3 कार्बन की नंबरिंग होती है। वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए अपन प्रॉप लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स बेटा डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैम, इन, ENE, इन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब आपको नंबर भी बताना है, डबल बॉन्ड कहाँ है मैम, 1 और 2 के बीच में, कहाँ है, 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 में छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, तो बेटा 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉप 1 इन लिखेंगे। ध्यान रखना लेटर और डिजिट के अंदर बेटा इसे डैश अपने लगाना होगा, वरना बेटा गलती हो जाएगी। क्या सेकेंडरी सफिक्स होगा, नहीं मैम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, प्रीफिक्स भी नहीं होगा, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स ब्रोमीन लगाए, कौन से कार्बन पे, थर्ड पे, तो बेटा क्या आएगा, 3 ब्रोमोप्रॉप 1 इन, 3 ब्रोमोप्रॉप 1 इन। आइयो आ जाओ एक पिछले वाला केस भी देख लेते हैं, आइए ये भी केस देख लेते हैं। बेटा यहाँ देखते हैं मैम, यहाँ पे अब देखो यहाँ क्या कर सकते हैं मैम, इसको फर्स्ट कार्बन दे, इसको सेकंड कार्बन दे तो सही चलेगा, बिल्कुल सही चलेगा। डबल बॉन्ड भी है दोनों के बीच में और क्लोरीन भी लगाए मैम, 2 कार्बन है तो मैम इथ हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैम 1 इन लिख दे, हाँ लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, इथ 1 इन, और मैम 1 पे क्लोरो लगाए तो इसके आगे आ जाएगा 1 क्लोरो इथ 1 इन या 1 क्लोरो इथीन, दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं बेटा, यहाँ ब्रोमीन लगाए, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3, वर्ड रूट 3 कार्बन की है, मेन चेन 3 कार्बन की है, प्रॉप लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा मैम। अब ये मैम एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, ये ब्रोमो होता है, ये बेटा मिथाइल होता है। ABCD वाला ऑर्डर फॉलो करोगे, पहले जो आएगा उसको पहले लिखोगे, तो ब्रोमो पहले आएगा ना तो उसको पहले लिखा जाएगा। सेकेंड कार्बन पर है तो आएगा 2 ब्रोमो, फिर बेटा 2 पर और क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा था एल्काइल करके लिख दो, 2 मिथाइल प्रोपेन, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चलिए इसका नेम आपको चैट में एज अ होमवर्क लिखना है, और अगर किसी को क्रॉस चेक करना हो तो NCERT की टेबल में आंसर दिया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड का क्या मतलब है भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप हेलोजन को कार्बन से जोड़ रहे हो ना, भले ही वो एलिफैटिक का हो, भले ही वो एरोमेटिक का हो, लेकिन कार्बन से जुड़ रहा है ना, तो कैसा नेचर दिखाता है जब हेलोजन एक कार्बन से जुड़ता है, उसकी बात करते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक ऐसी मैं कहूंगी टेंडेंसी है, ठीक है, मैं कहूंगी एक ऐसी स्पीशीज की टेंडेंसी होती है अपने प्रति नेगेटिव चार्ज को खींचना, अपने प्रति नेगेटिव चार्ज को खींचने की क्षमता को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, बेटा उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। तो कार्बन और हेलोजन में से बेटा यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसके पास थोड़े ज्यादा होते हैं, शिफ्टेड होते हैं, ऐसा नहीं वो ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा, ऐसा नहीं बेटा, ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके नजदीक होंगे मैम, हेलोजन के। कार्बन के नजदीक क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज इसके प्रति ज्यादा है, तो बेटा इस पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे आता है बच्चा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का मतलब क्या है, पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव चार्ज लगाओ ना, ये आधे अधूरे चार्ज क्या है, तो बेटा ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि अभी बॉन्ड को तोड़ा नहीं गया, अभी बॉन्ड अभी भी प्रेजेंट है, बस इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा हेलोजन के प्रति शिफ्टेड है। डू यू गेट मी एवरीवन, इस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। यही चीज यहाँ लिखा है, हेलोजन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड जो होता है पोलराइज्ड। क्या होता है ये पोलराइज, पोलराइज का मतलब उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन जाते हैं, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन जाते हैं। कार्बन एटम बियर करता है एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जबकि हेलोजन एटम बियर करता है एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी के साथ इस पे जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अगर हम यहाँ लिखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑर्डर बताइए, ऑर्डर बेस्ड सवाल बेटा आता है। पहला क्वेश्चन आता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए बेटा, दूसरा क्वेश्चन आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए बेटा, तीसरा ऑर्डर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताइए, और चौथा आता है डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताइए। बेटा ये 4 यहां से सवाल आपके क्रिएट हो सकते हैं अगर आप हेलोजन की तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब पुट कर दो। अब बेटा अगर आप सबको बताऊं तो आपका जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में ऐसे अरेंज है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
है ना, हेलोजन ग्रुप ऐसे अरेंज्ड है। यहां पर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। मुझे एक बात बताना, मैम कार्बन तो सभी में कॉमन है, कार्बन तो कॉमन है, लेकिन डिफरेंट क्या है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर मैं कहूं एक ग्रुप के अलोंग तुम आते हो पीरियोडिक टेबल में, क्या देखते हो मैम, शेल्स बढ़ते हैं, शेल्स बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा मतलब साइज का ऑर्डर ऐसा होगा। हाँ जी मैम, बेटा जिसका साइज ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है दोनों के बीच का डिस्टेंस, कार्बन और फ्लोरीन का। भाई जिसकी साइज ज्यादा बेटा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, यानी कि मैम कार्बन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। इस तरीके से हमारा ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि मैम इसका साइज सबसे ज्यादा। अगला सवाल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? मिनिमम कितनी एनर्जी मैं दूं ताकि इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाए, ब्रेक हो जाए? अब सोच के बताओ। सोचो, एक बच्चा बिल्कुल मेरे नजदीक यहाँ पर खड़ा है, मैं उस पर पूरा ध्यान दे रही हूँ, कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है, कितनी गलतियां कर रहा है। अगर कोई बाहर से समोसा चाय लेकर आए और उसको बुलाने, अरे आजा आजा, क्या वो जा पाएगा? नहीं। तुम्हें बहुत ज्यादा मुझे कन्विंस करना होगा, अरे मैम थोड़ी देर के लिए भेज दो, यानी कि तुम्हें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस कम है, मैं नजर रख रही हूँ काम कर रहा है या नहीं। वहीं पर एक बच्चा बहुत दूरी पर खड़ा है, उसको चुपचाप तुम बोलोगे अरे आजा समोसा चाय आइए, तो फटाफट से चला जाएगा ना। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, मैं नजर नहीं रख पा रही हूं। तो हल्की से भी एनर्जी दोगे बेटा बॉन्ड टूट जाएगा। यानी कि जहां डिस्टेंस कम होता है वहां पर बेटा जी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है बेटा जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें चाहिए। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी मैम? CF की, फिर किसकी होगी? CCl की, फिर किसकी होगी? CBr की, और फिर किसकी होगी? लीस्ट CI की। CI को थोड़ी सी एनर्जी दोगे बेटा बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, आइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर एक बात बताती हूँ बेटा, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, और आपने इनऑर्गेनिक में 11th में पढ़ा होगा। तो बेटा अगर साइज बढ़ रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर रहेगा। आगे चलते हैं, डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। तो यहां अगर मैं डायपोल मोमेंट की बेटे बात कर रही हूं, डायपोल मोमेंट की बात कर रही हूं, डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जो चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। चार्ज का मतलब क्या होता है मैम? चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस यहाँ पर हम पिकोमीटर में लेते हैं, इसीलिए डिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देते हैं। डिस्टेंस को हम पिकोमीटर में लेते हैं, बहुत स्मॉल यूनिट में लेते हैं, इसलिए कंसिडर नहीं करते। इसीलिए डायपोल मोमेंट इकलौता किस पे डिपेंडेंट होता है? ओनली चार्ज पे डिपेंडेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो ये ऑर्डर है, मतलब मैम डायपोल मोमेंट का भी सेम ऑर्डर कर देते हैं, मतलब मैम डायपोल मोमेंट का भी सेम ऑर्डर कर दे। पर ये बेटा गलत है, यहां आती है एक्सेप्शन, यहां आती है एक्सेप्शन। मैंने क्या बोला दोबारा सुनो बेटा, डिस्टेंस वाला फैक्टर इसीलिए डोमिनेट नहीं करता क्योंकि पिकोमीटर में लिया जाता है, बहुत स्मॉल यूनिट है। कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है बेटा? ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओनली चार्ज एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बोल देते हैं ये ऑर्डर है तो यही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता बेटा। CCl की यहाँ पे डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा हो जाता है, CCl का सबसे ज्यादा, फिर CF आएगा, फिर CBr आएगा, फिर CI आएगा। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चंस जो बेटा इस टॉपिक से आपके फ्रेम हो सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को बनाने के बेटा बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला तरीका है अल्कोहल से बनाना। हेलो एल्केन को बनाने के, ऑब्टेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला मेथड आता है अल्कोहल से प्रिपेयर करना। पहली बात तो ये सवाल आता है मैम अल्कोहल क्या होते हैं? बेटा ऐसे कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से OH को जोड़ दोगे तो हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन बोलेंगे, अल्कोहल बनेगा। और अल्कोहल की मदद से हम क्या करते हैं? हमारे कंपाउंड को बनाते हैं। तो अल्कोहल की जनरल रिप्रेजेंटेशन ROH करके हम लिखेंगे। कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा? सबसे पहला मेथड आता है हाइड्रोजन हैलाइड। क्या आता है बेटे? हाइड्रोजन हैलाइड आता है, जिसको हम HX करके लिख सकते हैं। पहला मेथड है मैम हाइड्रोजन हैलाइड HX करके। कैसे? आपके पास है अल्कोहल, आप 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल लो। 1 डिग्री 2 डिग्री का मतलब क्या होता है मैम? अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री है, सेकेंडरी से जुड़ा है 2 डिग्री है
है ना। तो बेटा अगर मैं कहूं अल्कोहल को तुमने HX के साथ यहाँ पर रिएक्ट करवाया, बेटा ये रिएक्शन ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है। ZnCl2 एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो कि बेटा वाटर को रिमूव करवाता है इस रिएक्शन से। सो व्हाट यू हैव टू डू इज बेटा आपको यहाँ पे वाटर का रिमूवल करवाना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। अब हमें वाटर का रिमूवल इस रिएक्शन में करवाना है तो यहाँ से H जाएगा, इधर से OH जाएगा, ये निकल जाएगा और RX बेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ से एलिमिनेशन होगा OH का और H का, दैट क्रिएट्स वाटर। तो बेटा RX से कंबाइन करके क्या बना देगा, हेलो एल्केन। प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड बेटा ये कर सकते हैं जहां ZnCl2 को हम इस्तेमाल करवाते हैं, ठीक है। अब एक बात बताती हूं, जब आप HX और ZnCl2 को एक साथ लेते हो इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार जरूर लगाना। ल्यूकास रिएजेंट HCl और ZnCl2 का कॉम्बिनेशन होता है। अब एक सवाल आ रहा होगा, मैम आपने प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल लिखा तो क्या टर्शरी रिएक्शन नहीं दिखाता? बिल्कुल दिखाता है, पर ZnCl2 की प्रेजेंस में नहीं दिखाता है। तो यहाँ ZnCl2 नहीं चाहिए, ओनली बेटा नॉर्मल हीटिंग करवाओगे, यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो यहाँ से सोचो HOH निकल गया तो क्या बन गया, यहाँ से बेटा RCl बन गया। तो बेटा ये जो हमारा पहला प्रोसेस है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ है, जब आपने HX X की जगह क्या लिया बेटा, क्लोरीन को लिया। फाइन है, ठीक है। अब तुम सोचो मैम मुझे क्लोरीन नहीं लेना, मुझे ब्रोमीन लेना है, आयोडीन लेना, तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको HX की जगह X की जगह क्लोरीन ना लेकर के ब्रोमीन लेना है और आप वो रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हो, अगेन यहां से भी वाटर का एलिमिनेशन होता है, RBr बन जाएगा। अगर आप बेटा यहाँ HI लेना चाहते हो, H3PO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, OH और H रिमूव होगा तो RI बन जाएगा। ये HX के आपके 3 केस यहाँ पर हो गए, ठीक है। HX के 3 केस बच्चा यहां पर हो गए। ये कौन सा है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अच्छा एक और चीज, HCl और ZnCl2 वाली जो रिएक्शन होती है उसको ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं। अच्छा तरीका याद करने का बताती हूँ, मेरा नाम है शौर्या ग्रोवर, तो याद कर लो ग्रोवर से ग्रूव्स प्रोसेस, तो तुम्हें ध्यान में रहेगा भी ये ग्रूव्स प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया सभी को, चलिए तो यहाँ पे बेटा देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास आती है वो है फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। अल्कोहल के 3 ही प्रिपरेशन मेथड है बेटा, 1, 2 और 3, और ये सेम सेकंड चैप्टर में भी ओपन करेंगे, सेम कॉपी पेस्ट एज इट इज सेकंड चैप्टर में भी करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या आती है, फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड मतलब फॉस्फोरस के साथ हैलोजन है। कैसे मैम, 2 प्रोसेस हो सकते हैं बेटा, एक होता है PCl5, एक होता है PCl3। पहले PCl5 के साथ रिएक्शन सिखाती हूं। आपने लेना है अल्कोहल ROH, PCl5 को बेटा ऐसा लिख दो, PCl3 Cl और Cl। क्या करना है, PCl5 के साथ जब भी रिएक्शन कराओगे बेटा ऐसे ओपन अप करके लिख दो PCl3 Cl और Cl, और इनके बॉन्ड को ब्रेक करवा दो। क्या बना मैम, RCl बना। क्या बना मैम, HCl बना। और क्या बना, POCl3 बना। और क्या बना, POCl3 बना। बेटा जी इस तरीके से इस रिएक्शन को करना है। क्या करना है, PCl5 को मैम स्प्लिट करेंगे, किस तरीके से, इस तरीके से, PCl3 ClCl, RCl POCl3 HCl ऑब्टेन हो गया। फाइन हो गया बच्चे, कर पाएंगे, देखो RCl बना दिया, हेलो एल्केन ऑब्टेन हो गया, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं बेटा केस, अगला आता है PCl3 के साथ रिएक्शन करवाना। PCl3 के साथ मैम कैसे कराते हैं, देखिएगा ध्यान से बेटा, आपके पास है ROH। अब आप 3 मॉलिक्यूल्स लेते हो बेटा, यहाँ ROH के किस केस में मैम, PCl3 के केस में। किस केस में, PCl3 के केस में। मैम यहाँ करना क्या है, देखो मुझे हेलो एल्केन बनाना है, मतलब मुझे RCl बनाना है। 3Cl 3R के साथ जुड़ करके 3Cl 3R के साथ जुड़ करके 3RCl बना देंगे। क्या रह गया मैम 3 हाइड्रोजन। ओके जी, कितने फॉस्फोरस, 1 फॉस्फोरस, कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, तो H3PO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। डू यू गेट मी एवरीवन। आइए इसको यहाँ देखते हैं, ROH को PCl3 के साथ करवाओगे तो बेटा RCl बनेगा और H3PO3 बन जाएगा। अब बेटा आती है आखिरी रिएक्शन इसके अंदर, वो है थायोनाइल क्लोराइड। ये स्टार लगाने वाली रिएक्शन है। थायोनाइल क्लोराइड को बोलते हैं SOCl2। बेटा ये जो रिएक्शन है प्रेफरेबल मेथड है। कोई तुमसे पूछे यार इतनी सारी रिएक्शंस हैं, इसमें से बेस्ट मेथड कौन सा है, प्रेफरेबल मेथड कौन सा है, तो वो है थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 के साथ आप रिएक्ट कराते हो, यहाँ पे बेटा आपको RCl और HCl बनता है। अब ये SO2 गैस बनती है, HCl गैस बनती है जब SOCl2 के साथ रिएक्शन होती है। ये दोनों गैसेस हवा में एस्केप हो जाती हैं, तो जब एस्केप हो जाएंगी लास्ट में एक ही प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं RCl। यानी कि अगर क्वेश्चन ये पूछ ले बेटा प्योर RCl कहाँ मिलता है, तो प्योर RCl भी यही मिलता है। कौन से प्रोसेस में बेटा,
थायोनाइल क्लोराइड में, और इस प्रोसेस का नाम है डार्जन्स प्रोसेस। क्या नाम है? डार्जन प्रोसेस। तो इस पूरे पेज पे दो प्रोसेस बताए थे, ग्रूव्स प्रोसेस जहां पर आप HCl ZnCl2 का केस ले रहे हो, और एक मैंने प्रोसेस बताया डार्जन्स प्रोसेस, जो कि अपनी बेस्ट मेथड, प्रेफरेबल मेथड है। प्योर RCl बनता है। व्हाई? क्योंकि दो और गैसेज हैं जो हवा में एस्केप कर जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अल्कोहल से तो प्रिपेयर कर लिया, लेकिन अल्कोहल के अलावा भी बेटा कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। कौन से? ध्यान से पहले देखते हैं। एल्केन्स मैम एक मेथड है। एल्केन्स से आप कैसे बना सकते हो? एल्केन्स हमारे हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन में। बेटा इसका सबसे पहला मेथड जो आता है उसको कहते हैं हेलोजीनेशन। क्या कहते हैं? हेलोजीनेशन। हेलोजीनेशन का मतलब कि हेलोजन को हम ऐड करवाते हैं। क्या करते हैं? हेलोजन को ऐड। मान लो ये CH4 है, हेलोजन को ऐड करवाएंगे। बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पे H नहीं लिखा है। सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, एक हाइड्रोजन जाएगा Cl आएगा, 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 एंड ये रिएक्शन चलती चली जाती है क्योंकि सनलाइट की वजह से इसको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं रिएक्शन करवाने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी मैम हेलोजिनेशन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है? ये आपसे सवाल पूछा जाता है, ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है? वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहां रेडिकल बनते हैं। एक और सवाल पूछा जाता है, इस प्रोसेस के अंदर बेटा इथेन जो है, ठीक है, CH3 वो ट्रेसेस में बनता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड। यहां नॉट लगा लेना, इट इज नॉट फॉर्म। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब एक हेलोजन वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता, ये रिएक्शन चलती चली जाएगी और हेलोजन मिलते चले जाएंगे, एक सिंगल हेलोजन वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन यहां नहीं हो सकती। फ्रिडल क्लास सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन हो सकती है बेटा। फ्लोरीनेशन क्यों नहीं हो सकती? हाईली विग्रस रिएक्शन है, इस वजह से नहीं हो सकती। आयोडीनेशन क्यों नहीं हो सकती? रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोडक्ट बनेगा लेकिन फटाक से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आती है एल्कीन्स के साथ आप अपने हेलो एल्कीन्स को ऑब्टेन कर सकते हो। एल्कीन क्या होती हैं? डबली बॉन्डेड कंपाउंड। अच्छा इसको तो स्टार लगा लो यार, सवाल आने की बहुत बहुत संभावना इस टॉपिक से। एल्कीन्स हमारे जो होते हैं वहां पर डबली बॉन्डेड कंपाउंड में आपने हेलोजन ऑब्टेन करना है, तो दो ही रिएक्शन है, मार्कोवनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। मार्कोवनिकॉफ रूल क्या कहता है? आपने HX ऐड करना है, HCl, HBr, HI, HF कुछ भी ऐड करो, लेकिन एक सिंपल सा रूल फॉलो करो। उसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट होगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे X नेगेटिव में Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव है, उसको उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर भेजो बेटा जिसपे कम हाइड्रोजन है, तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो मैं HX ऐड करूंगी, नेगेटिव पार्ट को कम वाले पे भेजूंगी तो यहाँ भेज देती हूँ, पॉजिटिव को यहाँ भेज दूंगी, डबल बॉन्ड को तोड़ दूंगी, मुझे मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। इसी को कहते हैं मार्कोवनिकॉफ रूल। अब एक और रूल आता है जिसका नाम है एंटी मार्कोवनिकॉफ, इसका उल्टा। अभी हम नेगेटिव पार्ट को कम वाले हाइड्रोजन पर भेज रहे थे, अगर मैं नेगेटिव वाले पार्ट को ज्यादा वाले हाइड्रोजन मतलब कार्बन पर भेज दूं जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, वो होता है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। लेकिन एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल किसके प्रेजेंस में होता है बेटा? ये होता है पेरोक्साइड और HBr के साथ। अगर HBr अकेला लिखा आएगा तो मार्कोवनिकॉफ कराओगे, अगर पेरोक्साइड आ जाएगा तो एंटी मार्कोवनिकॉफ करवाओगे। तो वो हमारा केस हो गया, अभी मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारी रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस के एडिशन से कैसे रिएक्शन होती है देखते हैं। तो बेटा ये भी एक रिएक्शन बहुत कॉमन है। एल्कीन्स में अगर आप Br2 ऐड करवाते हो CCl4 की प्रेजेंस में, तो बेटा विसिनल प्रोडक्ट मिलता है। क्या थे विसिनल? अगल बगल वाले कार्बन पे एक एक हेलोजन डाल देंगे तो वो विसिनल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे Br2 आप डायरेक्टली ऐड करवा सकते हो, ये भी एक मेथड है। अब बेटा दो नेमिंग रिएक्शंस आती हैं, कन्वर्जन क्वेश्चन में नेमिंग रिएक्शन बहुत कॉमन आपको मिलेंगी। देखो आपने अभी तक RCl, RBr ये सब बना के देख लिया, पर अगर कोई बोले RF बनाओ, अगर कोई बोले RI बनाओ, कैसे बनाओगे? तो बेटा एक RX ले लो, RCl, RBr, NaI और ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ। बेटा R पे पॉजिटिव, X पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, X पे नेगेटिव, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ दो, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ दो, बेटा RI बनेगा और NaX लिबरेट आउट हो जाएगा, RI बनेगा और NaX लिबरेट आउट हो जाएगा। अगली रिएक्शन आती है स्वाड्स। स्वाड्स में बनता है RF, यहाँ बेटा RX के साथ AgF के साथ रिएक्शन कराओ, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से, बेटा RF बन जाएगा। तो बेटा इसी के साथ हेलो एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश होती है। चलिए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ।
लेट्स मूव ऑन। बेटा हेलोएरीन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलोएरीन्स यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसपे बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है हेलोजन एटम। तो देखिए किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। सबसे पहले आती है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन बहुत सिंपल है, आपको सभी ऑलमोस्ट केसेस के अंदर एक कॉमन रूल को फॉलो करना है। यहां लेना है एनिलिन। एनिलिन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा होता है उसको एनिलिन कहते हैं। तो एनिलिन बेटा NaNO2 और HCl के साथ 273 से 278 केल्विन पर रिएक्ट करके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड देता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड देता है। उसके बाद बेटा आपको Cu2 Cl2 और HCl के साथ करवाओगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। अगर ये सेम प्रोसेस को Cu2Br2 के साथ करवाते हो और HBr की प्रेजेंस में तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। ये दोनों ही रिएक्शन किसका पार्ट है, ये दोनों ही रिएक्शन बेटा सैंडमेयर का पार्ट है, सैंडमेयर का। अगर कोई पूछे गेटमिन रिएक्शन से भी आप बना सकते हो, हाँ जी, पहले आप डायजोनियम सॉल्ट बनाइए एनिलिन की मदद से, फिर बेटा उसको Cu पाउडर और HCl के साथ ट्रीट कर दो, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। Cu पाउडर और HBr के साथ ट्रीट कर दो, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। सिंपल सटीक सा आपका यहाँ पर जवाब होगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट मेथड आता है हैंस-डाइकर रिएक्शन। बेटा यहाँ पर आप क्या करते हो, फैटी एसिड सॉल्ट लेते हो सिल्वर का। फैटी एसिड सॉल्ट सिल्वर का कैसे बनता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहली बात मैम, हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेंजीन रिंग पे अगर तुम COH लगा दो उसको बेटा AgOH के साथ ट्रीट करो। AgOH के साथ जब ट्रीट करोगे तो यहाँ से बेटा वाटर रिमूव होगा तो Ag इस पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके का आपका कंपाउंड बनता है, ये होता है फैटी एसिड सॉल्ट ऑफ सिल्वर। तो बेटा इसकी रिएक्शन आपको करवानी है Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में। पहली बात, ये CO2 निकलेगा, यहां से रिमूव होगा, ये Ag और ये Br AgBr बनाएगा, एक Br बचेगा जो आपका बेंजीन पर अटैच हो जाएगा। इसको बोलते हैं हैंस-डाइकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हैंस-डाइकर रिएक्शन। एक बच्चा कह रहा है मैम मैजिक पेन इस्तेमाल करो बेटर है। ओके बच्चा, ओके बच्चा। चलिए अगला देखते हैं बेटा डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन मतलब सीधा हेलोजन ऐड करवा दो। जब हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास बेंजीन पे CH3 लगा, मैंने इस पर डायरेक्टली हेलोजन जोड़ दिया, डायरेक्टली X2 जोड़ दिया, तो कैसे रिएक्शन होगी ध्यान से देखना बेटा। ये रिएक्शन ना Fe की प्रेजेंस में होती है, डार्क कंडीशंस में होती है। ये हेलोजन जो है ना, ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो ये हेलोजन ऑर्थो और पैरा पे जुड़ता है। देखो ऑर्थो पर जुड़ गया, देखो पैरा पर जुड़ गया, देखो ऑर्थो पर जुड़ गया, देखो पैरा पर जुड़ गया। तो ये बेटा डायरेक्ट हेलोजन है। अभी सीधा हेलोजन जोड़ दो, कहां जोड़ोगे, ऑर्थो और पैरा पर जोड़ोगे। अगला देखते हैं बेटा, दो और रिएक्शन है NCERT में। ये रिएक्शंस आप आगे जाकर पढ़ते हो, आगे अमाइंस चैप्टर में पढ़ते हो, पर स्टिल मैं बता देती हूँ आपको। बेटा आपने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था ना यहाँ से, बेटा उसकी रिएक्शन KI के साथ करवाओगे तो आयोडो बेंजीन मिल जाएगा, बेंजीन पे आयोडीन आ जाएगा। अगर आप HbF4 के साथ करवाओगे तो बेंजीन पे फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, फाइन हो गया है बेटा। ये कंप्लीट होता है अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलोएरीन का। अब बेटा हम करते हैं NCERT का एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन, जहां से बेटा सवाल आया हुआ है और सवाल आने की बहुत बहुत संभावना है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे रिएक्शन है SOCl2 के साथ। मुझे बताइए फर्स्ट पार्ट, SOCl2 कौन सी रिएक्शन होती है मैम, डार्जन्स प्रोसेस होता है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। एंड मोर ओवर मैम आपने यहाँ पे बोला था ये बेस्ट एंड प्रेफरेबल मेथड कंसिडर किया जाता है। तो SOCl2 के साथ सिंपल सी बात है मैम, SO2 गैस लिबरेट आउट थी, HCl गैस बनती है और OH की जगह पे क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है मैम, सीधी सी बात है, यहाँ Cl आ जाएगा। हो गया पहला पार्ट क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। मैम HCl के साथ हीट कर रहे हो तो अभी आपने बताया था HX के साथ रिएक्शन होती है, तो बेटा यहाँ से वाटर रिमूव होता है, इस तरीके से वाटर रिमूव हो जाएगा। प्लीज इस OH को मत छेड़ना, ये OH फिनोल वाला है, इसको नहीं हम कुछ भी करेंगे, हमें सिर्फ यहाँ पे दूसरे OH को जो कार्बन से अटैच्ड है उसके साथ वाटर को रिमूव करना है। अभी हमने HX वाली रिएक्शन देखी थी, वही है बेटा, तो यहाँ आ जाएगा Cl। क्या आ जाएगा बेटे, Cl आ जाएगा। अगला देखते हैं बेटा, NaI और ड्राई एसीटोन कौन सी रिएक्शन थी मैम, फिंकलस्टीन रिएक्शन थी। कौन सी, फिंकलस्टीन। पॉजिटिव नेगेटिव बेटा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कंबाइन करेगा, CH3 CH2I बनेगा, साथ में बच्चा NaBr लिबरेट आउट हो जाएगा। चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं बेटा। इस रिएक्शन के अंदर आपके पास है ब्रोमीन की प्रेजेंस में, ब्रोमिनेशन हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या था, हाइड्रोजन को मतलब हटाना है यहाँ से और उसकी जगह पे मैम हेलोजन को लगाना है, सिंपल था। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन पॉसिबल है, फ्लोरीनेशन आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैम यहाँ पर देखो, इसको भी रिमूव कर सकते हैं बट वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर इस हाइड्रोजन को रिमूव करके इसकी जगह पर हम क्या कर दें, एक हाइड्रोजन को यहाँ से मैम रिमूव करके उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, ब्रोमीन को लगा दिया।
ये मेजर बनेगा, माइनर के लिए इस हाइड्रोजन से भी आप क्या करोगे बेटा जी, हाइड्रोजन को हटा करके ब्रोमीन को लगाओगे, वो माइनर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HI के साथ रिएक्शन हो रही है बेटा, कौन सा रूल, मार्कोवनिकॉफ रूल। क्या कहता है मैम, इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, कम वाले कार्बन पे जाएगा और पॉजिटिव पार्ट इधर चला जाएगा। डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो मैम, यहां पर क्या था, CH3 था, इसके इसी कार्बन पे कौन आ गया, आयोडीन आ गया, इस तरीके से होगा। तो बेटा अब आपको 6th पार्ट कमेंट करना है, ठीक है, चैट के अंदर, और ये NCERT इंटेक्स का बेटा आपका आंसर है। फाइन है, चलिए चलते हैं बच्चे आगे, शैल वी, ग्रेट। तो ये हमने केस यहाँ पर कर लिया है। अगला बेटा आपके पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो दिखते कैसे होंगे या वो किस तरीके का नेचर एग्जिबिट करते हैं। टेस्ट की बात करेंगे, स्मेल की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहली बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी आती है कलर। अगर मैं आप लोगों से कलर की बात करूं बच्चा, तो कलर में एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता है जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं। लेकिन बेटा ये कलर डेवलप कर सकते हैं कौन, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स कलर डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, कब मैम, जब हम इसे लाइट में एक्सपोज करते हैं। बहुत सारे वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी स्वीट स्मेल भी होती है। अब वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल वो होते हैं मैम, वॉलेटाइल हम उन्हें कह सकते हैं जो एक्सर्ट करते हैं बच्चा प्रेशर को, जो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, ऐसे हैलोजन कंपाउंड्स की बेटा अच्छी स्मेल भी होती है, दे हैव अ स्वीट स्मेल। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो एक सिंपल सटीक सा तरीका आप हमेशा ध्यान रखें जिससे आपकी सारी कहानी बहुत आसान होगी। क्या बेटा, जो आपके लोअर मॉलिक्यूल होंगे जिसमें 1 या 2 कार्बन होंगे वो गैसेज होती हैं, फिर उससे हायर वाले बेटा लिक्विड होते हैं और जिसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं बेटा, ये एक्सर्ट लिखा है, एग्जैक्ट नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, मिथाइल क्लोराइड 1 कार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड बेटा 2 कार्बन वाला, और कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन क्या है, गैसेज है। मैंने क्या कहा, लोअर कंपाउंड जिसमें 1 या 2 कार्बन आइटम है वो क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। ठीक है जी, हायर मेंबर्स क्या होंगे, लिक्विड या सॉलिड होंगे, लिक्विड या सॉलिड होंगे। चलिए इसके बाद बेटा आता है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। आपके पेपर में अगर आप तैयार कर रहे हो उस चैप्टर को, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं मैम, जिसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का एक सिंपल सा रूल बताती हूं, उससे आपकी सारी कहानी आसान होगी। मैम जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। कैसे मैम, बॉइलिंग करने का मतलब क्या है, तुम लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहे हो, मतलब तुम्हें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे बेटा, ज्यादा तुम्हें इसको हीट करना होगा, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा बेटा जी, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है मैम, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जहां पर भी ब्रांचिंग आ जाती है वहां बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, क्योंकि ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है, राइट। तो इसको देखना, बॉइलिंग पॉइंट में पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए बेटा बॉइलिंग पॉइंट से, इसका कारण, रीजन क्या लिख के आओगे, वॉन डर वाल फोर्सेस होती है मैम, इस वजह से ऐसा हुआ। वॉन डर वाल फोर्सेस होती है मैम, इस वजह से ऐसा देखने को मिला। आइए एनसीईआरटी हाईलाइट को भी फटाक से पढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो। बॉइलिंग पॉइंट में कहता है, बॉइलिंग पॉइंट क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का देखोगे तो वो ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, सीधी सी बात है। ठीक है, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हाई मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सी, वॉन डर वाल फोर्सेस बेटा स्ट्रॉन्गर होती हैं। जिसकी वॉन डर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर है। ठीक है जी, बॉइलिंग पॉइंट का ये 2 ऑर्डर बेटा ध्यान रखोगे तो आपकी कहानी आसान होगी। चलते हैं अगले फैक्टर की तरफ जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी, मतलब कि घुल जाना, मिक्स हो जाना। तो बेटा देखो, अभी मैं जब अल्कोहल चैप्टर करवाऊंगी तो इस चैप्टर से कंपेयर भी करूंगी। बेटा सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलना, मिक्स होना। अगर मैं हेलो एल्केन्स को लूं ना और इसको पानी में डालूं मिक्स करने के लिए, बेटा घुलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं घुलेंगे मैम, क्योंकि घुलने के लिए पहले पानी के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर पानी के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। हेलो एल्केन्स के पास इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि ये वाटर के बॉन्ड को तोड़ सके और उसके साथ बॉन्ड बना सके। इस वजह से बेटा ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये मिक्स नहीं होते हैं। इस चीज का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, हेलो एल्केन्स स्लाइटली। अब देखो, वेरी स्लाइटली का मतलब नेग्लिजिबल ही है, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है बेटा। क्यों, क्योंकि इनके पास इनफ एनर्जी ही नहीं है टू ब्रेक दी ओल्ड बॉन्ड और नया बॉन्ड ये बना पाए। डू यू गेट मी एवरीवन? ठीक है, चलिए बच्चा एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि पूछा जाता है बेटा। ठीक है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट का। क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखते हैं। ऑर्डर आपको लिखना इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, ब्रोमोमीथेन की बात करते हैं तो ब्रोमोमीथेन होता है CH3Br। ब्रोमोफॉर्म की बात करते हैं तो CH3B, देखो ब्रोमोफॉर्म है
तो CHBr3 हो जाएगा। क्लोरोमिथेन, क्लोरोमिथेन मतलब CH3Cl हो जाएगा। और डाइब्रोमोमिथेन, डाइब्रोमोमिथेन मतलब 2 ब्रोमीन लगे हैं तो CH2Br2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब बेटा यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन का मास क्लोरीन से ज्यादा है, ब्रोमीन का बेटा क्लोरीन से ज्यादा है। तो ब्रोमीन यहाँ 3 है बेटा, यहाँ 3 ब्रोमीन है। अगर मैं इसको बोलती हूँ ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, 3 ब्रोमीन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। फिर मैम ये 2 ब्रोमीन वाले का होगा, D हो जाएगा। फिर मैम ये A वाले का होगा 1, और क्लोरीन का तो बेचारे का उससे कम ही होता है मास, तो बेटा ये हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे बेटे आप ये ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए अब बेटा 6.6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर पहले आपको बताए हुए हैं, तो आप आराम से बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हो। ब्रांचिंग और मॉलिक्यूलर मास को देखते हुए आंसर करना है। चलिए चलते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरुआत करते हैं। तो बेटा 3 ही केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हेलो एल्केन्स की, सिर्फ गिनती की 3 आपकी बेटा प्रॉपर्टीज आती हैं। कौन सी मैम? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूं तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा और चला जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है बेटा? मैम न्यूक्लियो का मतलब होता है, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी कि पॉजिटिव लविंग स्पीशीज। पॉजिटिव लविंग कौन होंगी? जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा। जिसपे खुद पे क्या होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्टेड होता है, वो यहां पर आएगा और किसी नेगेटिव की जगह लेकर चला जाएगा। बेटा ध्यान से देखें, ये RX था, न्यूक्लियोफाइल आया, बेटा ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये X की जगह ले जाएगा, X नेगेटिव बेचारा निकल जाएगा यहां से। बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरह की होती है, SN2 और SN1। जो नाम है बेटा उसका उल्टा यहाँ काम है। SN2 का मतलब होता है, उल्टा पढ़ना है, बायमोलिकुलर मतलब 2 के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको लिखोगे तो ये 1 है, तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने क्या कहा? जो नाम उसके उल्टा काम। SN2 बेटा 1 स्टेप में होगी, SN1 बेटा 2 स्टेप में होगी। तो ये जो नंबर लिखा है स्टेप को नहीं लिख रहा। SN2 में 1 स्टेप में रिएक्शन, इसमें मैम 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। अब ध्यान से इसको समझते हैं कैसे। मैम यहाँ 1 स्टेप में रिएक्शन कैसे होती है? जैसे ये कार्बन है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, कहाँ आएगा मैम? पॉजिटिव पे आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव है, इसके पास आना चाहता है, ये आना चाहता है, लेकिन ये आगे से नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये हेलोजन है ना, हेलोजन पे नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पे रिपल्शन होती है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा बेटा? बैक साइड से आएगा। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा बेटा? बैक साइड से आएगा। सोचो पहले यहाँ पे हेलोजन लगा था, ठीक है, यहाँ हेलोजन था बेटा, इधर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, सामने से नहीं आएगा क्योंकि रिपल्शन हो जाएगी, धक्का हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव धक्का मार देंगे, तो बैक साइड से अटैक करेगा। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो जुड़ेगा भी कहाँ पे? दूसरी तरफ। अगर पहले कंपाउंड ऐसा था तो अब कंपाउंड कैसा हो जाएगा? गोल घूम जाओ, मैम इन्वर्ट हो गए, तो अब यहाँ पर आ गया न्यूक्लियोफाइल। मतलब अगर पहले न्यूक्लियोफाइल मेरा लेफ्ट साइड पे था, पहले हेलोजन लेफ्ट साइड पे था, तो न्यूक्लियोफाइल अब राइट साइड पर आ जाएगा, यानी कि इन्वर्ट हो गया कंपाउंड। तो बेटा ये इन्वर्जन कंपाउंड आपका हो जाता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में बेटा ये रिएक्शन होती है, और साथ ही साथ बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहां लिया जाता है। अब बेटा यहाँ पे ये जो आप स्टेट देख रहे हो इन बिटवीन, एक स्टेप के अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बनती है, नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं। अब बेटा जी SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। पहले स्टेप में बेटा यहाँ बनता है कार्बोकटाइन। क्या होता है? पहले स्टेप में मैम हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाता है और कार्बन पे बेचारे पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको बोलते हैं कार्बोकटाइन। बेटा दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है। अब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी आ सकता है और बैक से भी आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर जो था वहीं पर अगर आकर कोई स्पीशीज जुड़ रही है तो वो रिटेंशन होता है, वहां नहीं आ रही है कहीं और आ रही है तो इन्वर्जन होता है। तो यहाँ 2 तरह के स्पीशीज बनते हैं, जिसे रिटेंशन इन्वर्जन कहते हैं, और बेटा ये रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं। अब क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं वो ऑर्डर बेस्ड पूछे जाते हैं। यहाँ कार्बोकटाइन बन रहा है तो बेटा यहाँ 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होगा। यहाँ कार्बोकटाइन नहीं बन रहा है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो भारी ग्रुप नहीं चाहिए, हल्का ग्रुप चाहिए। तो बेटा SN2 के अंदर 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यहीं से सवाल आपको देखने को मिलेगा, यहीं से बेटे सवाल आपको देखने को मिलेगा। पहले मैं आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ, फिर आगे चलेंगे। बेटा इसका डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भी, अंडरस्टैंड करने के लिए भी। SN1 और SN2 के अंदर क्या डिफरेंस आता है? मैम SN1 है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, SN2 है बायमोलिकुलर रिएक्शन। SN1 के अंदर 2 स्टेप्स होते
करते हैं, पहले स्टेप में कार्बोकटाइन बनता है जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं, जो रेट बताता है। और बेटा दूसरे स्टेप के अंदर आपके क्या होता है, यहाँ पर मैम न्यूक्लियोफाइल का अटैक, दूसरे स्टेप में मैम क्या होगा, अटैक होगा। मैम यहाँ वन स्टेप मैकेनिज्म होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है और बेचारा दूसरा ग्रुप चला जाता है। इसके बाद बेटा जी यहाँ पे देखो, अब ये वन लिखने का मतलब क्या है, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए तुमने सिर्फ मॉलिक्यूल लिखा। ये SN2 का मतलब क्या है मैम, दो मॉलिक्यूल होंगे, एक तो आपका मॉलिक्यूल मेन रिएक्टेंट और एक होगा न्यूक्लियोफाइल। तो वहां यहाँ फर्स्ट स्टेप के अंदर सिर्फ एक ही स्पीशीज होती है ना, हेलोजन चला जाता है तो एक सबस्ट्रेट लिखा, रिएक्टेंट लिखा, वहां रिएक्टेंट के साथ न्यूक्लियोफाइल भी होता है पहले स्टेप में, तो रेट उस पर डिपेंड करता है। यहाँ दो मॉलिक्यूल की वजह से SN2 हो गया, एक मॉलिक्यूल की वजह से 1 हो गया। अब बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात बेटा, ये रेसिमिक मिक्सचर देता है, इन्वर्जन रिटेंशन दोनों, वो ओनली इन्वर्जन देता है। इसके बाद बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको सवाल ऑर्डर बेस्ड मिलते हैं, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, क्योंकि कार्बोकटाइन बनता है। वहां 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, क्योंकि वहां कार्बोकटाइन नहीं बनता है, वहां स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। बेटा यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल से काम चल सकता है, वहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपको चाहिए। यहाँ बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर की प्रेजेंस में होती है, वहां पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, एसीटोन DMSO ये सब आपका चल सकता है। एक जनरल एग्जांपल हो गया। तो बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, बीटा एलिमिनेशन, या फिर आप बोल सकते हो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। डीई का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन। मतलब आपको यहाँ पर हाइड्रोजन हेलोजन दोनों को रिमूव करना है और डबल बॉन्ड बना देना है जहां से वो रिमूव होंगे। क्या बोला मैंने, यहाँ पे मान लीजिए कंपाउंड है बेटा, जो हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो हेलोजन आपको देखो एक चीज ध्यान रखना, हेलोजन हमेशा बेटा, हेलोजन हमेशा अल्फा कार्बन से रिमूव करो, हाइड्रोजन हमेशा बीटा से रिमूव करो। यहाँ से हेलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करो, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ सेट्जेफ रूल लगता है अगर आपको मेजर और माइनर देखना हो। सेट्जेफ रूल क्या कहता है, जहां ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो मेजर होगा, जहां कम अल्फा हाइड्रोजन वो माइनर हो जाएगा। अगला बेटा लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेटा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इस चैप्टर से भी अगले चैप्टर से भी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या है, RMgX का बनना। कैसे बनते हैं ध्यान से देखते हैं। RX जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है ना, तो बेटा RMgX बनाता है जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ये एक ऐसी स्पीशीज है जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसपे कार्बन पे बेटा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ R पे नेगेटिव है, Mg पे पॉजिटिव है, और हाईली रिएक्टिव है, फटफट से रिएक्ट कर लेता है, फटफट से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। चलिए बेटा इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेरीन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेरीन्स की जब हम बात करने जा रहे हैं, ये कितनों के साथ रिएक्शन शो करती हैं। तो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट बेटा, हेलो एल्केन्स की एक और केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने नोट करी है, वो है वुड्स रिएक्शन। बेटे वुड्स रिएक्शन क्या बोलती है, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, 2 हेलो एल्केन ले लो, 2 Na के साथ रिएक्ट करा दो ड्राई ईथर में, बेटा 2 Na 2 X के साथ निकल जाएंगे, ये R अपने आप के साथ ही कंबाइन करके RR बना देगा। ये होता है भी जब आपको ना एक रिएक्टेंट से डबल द नंबर ऑफ वाला अपने को प्रोडक्ट बनाना हो, ज्यादा डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला बनाना हो, ठीक है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, एक हेलो एल्केन ले लो, एक हेलोवेरीन ले लो, 2 Na ले लो, बेटा 2 Na 2 X के साथ निकल जाएंगे, ये R इस हेलोजन पे जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिटिंग किसके लिए होती है, फिटिंग ओनली एंड ओनली हेलोवेरीन के लिए होती है। 2 हेलोवेरीन ले लो, 2 Na के साथ रिएक्ट करो, 2 NX निकल जाएंगे, बेटा ये इस तरीके से दोनों बेंजीन जुड़ जाएंगी, इसको बाइफिनाइल बोला करते हैं। फाइन हो गया है, ठीक है। अच्छा आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और देखते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करते हैं जिसमें से हेलोजिनेशन आती है। हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन ऐड करना, कहाँ जुड़ेंगे बस इतना ध्यान रख लो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा, ऑर्थो और पैरा जगह पे जुड़ेंगे और कुछ नहीं करना है। हेलोजिनेशन में बेटा हेलोजन ऐड करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में बेटा ये Cl2 से इलेक्ट्रोफाइल बनता है Cl पॉजिटिव। जो देखो अगर ये है ना, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा, ये ऑर्थो मेटा, तो ऑर्थो पर क्लोरीन जुड़ेगा, पैरा पर क्लोरीन जुड़ेगा। फिर आता है बेटा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4 के साथ करवाई जाती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 पॉजिटिव होता है बेटा। कहाँ कहाँ पर जुड़ेगा मैम, ये ऑर्थो पर जुड़ेगा और कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा। फिर बेटा आती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में। यहाँ क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है, यहाँ होता है SO3H पॉजिटिव, जो कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा, और कहां जुड़ेगा मैम, पैरा पर जुड़ेगा। फिर बेटा आती है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है, CH3Cl के साथ रिएक्शन होती है, यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है CH3 पॉजिटिव होता है, ऑर्थो पर जुड़ेगा और पैरा पर जुड़ेगा। लास्ट रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है CH3C डबल बॉन्ड पॉजिटिव होता है, ऑर्थो पर जुड़ता है और पैरा पर जुड़ता है। फाइन हो गया, क्लियर हो गया बेटा। चलिए
इसको भी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब कुछ ऐसी रिएक्शंस बेटा जो हम देखते हैं हेलोरीन्स के केस में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना आसानी से नहीं करवा सकती, आसानी से नहीं करवा सकती, कुछ कंडीशंस चाहिए करवाने के लिए। क्या कंडीशंस चाहिए? टेम्परेचर की कंडीशन चेंज कर दो। अगर मान लो NaOH ले लिया, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है, ये रिएक्शन करवाने के लिए 623 केल्विन और 300 atm प्रेशर चाहिए। बेटा ये OH नेगेटिव आएगा, Cl की जगह ले लेगा। बेटा अगर तुम चाहते हो मैं और कम टेम्परेचर दूं तो इस पे कोई ना कोई ग्रुप लगा दो। अगर मान लो तुमने इस पे NO2 ग्रुप लगा दिया, बेटा NO2 ग्रुप हमने यहाँ लगा दिया पैरा पे, OH नेगेटिव आएगा, इसकी जगह ले जाएगा, बेटा और कम टेम्परेचर पर होगी। तुम्हारा मन कर रहा है मैम मेरा और कम टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को करवाना है, मैम 368 केल्विन पर करवाना है, बेटा 2 NO2 ग्रुप लगा दो, OH नेगेटिव आएगा, Cl की जगह ले जाएगा। तुम्हारा मन कर रहा है नहीं मैम मुझे तो इसको गर्म करते ही रिएक्शन करवानी है, वार्म हीटिंग करते ही रिएक्शन हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर 3 NO2 ग्रुप लगाएंगे, कहां कहां पर, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर। तो बेटा यहाँ पर NaOH से OH नेगेटिव आएगा, Cl की जगह ले जाएगा। बेटा ये आपकी यहाँ से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, आपकी यहाँ से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब एक चीज और बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ना हेलोरीन्स में 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बेटा। एक आता है बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन, एक आता है मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन। मेल्टिंग पॉइंट में पैरा की मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो से ज्यादा और मेटा से ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो फिर पैरा फिर मेटा। बेटा मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आपको सिमिट्री का रीजन देना होता है, यहाँ सिमिट्री होती है पैरा में, इस वजह से ऑर्डर मिला है। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बेटा अगेन आपके पास कौन है, आपके पास है वॉन डेर वाल फोर्सेस। तो बेटा ये आपके हेलोरीन्स के केस में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। ठीक है जी, चलिए अब कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। वो बोलता है हेलो एल्केन्स जो है केसीएन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं एल्काइल साइनाइड। कैसे मैम, कैसे मैम, एक एग्जांपल दीजिए। बेटा RX जो है वो केसीएन के साथ रिएक्ट करके बनाता है RCN। क्वेश्चन कह रहा है RX की रिएक्शन अगर AgCN के साथ करवाते हो तो वो RNC क्यों बनाता है, यहां से क्या निकलेगा KX, यहां से क्या निकलेगा AgX, यहाँ पे NC क्यों बना, CN क्यों नहीं बना। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछा जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटा यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है CN नेगेटिव, जो क्या है एक एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास ये टेंडेंसी है भी कार्बन भी जुड़ सकता है नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। तो हम कहते हैं KCN जो होता है वो आयोनिक होता है, इस वजह से साइनाइड आयंस बनते हैं, कार्बन जाकर के जुड़ता है। लेकिन AgCN जो होता है वो कोवलेंट होता है, इस वजह से नाइट्रोजन जाकर के जुड़ता है तो NC बनता है। क्लियर एवरीबॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में वो कहता है इनमें से, बेटा ये भी बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इन पेयर ऑफ हेलोजेंस में से SN2 फास्ट कौन करेगा। बेटा SN2 का कभी भी ऑर्डर आ जाए ध्यान रखना, 1 डिग्री ज्यादा फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। SN2 में मैम यहाँ से हेलोजन जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, यहाँ से ये जाएगा, ये कार्बन अब 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री बन जाएगा। तो 1 डिग्री बेटा फास्ट करता है, इसीलिए ये फास्ट करेगा। इन दोनों को देखते हैं मैम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, बहुत आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिसका आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा वो रिएक्शन भी जल्दी जल्दी करेगा, तो बेटा यहाँ ये फास्ट करेगा। क्लियर हो गया, ये फास्ट करेगा। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बेटा अगला क्वेश्चन आता है अगेन, बेटा यहाँ पे बोलता है रैपिडली जल्दी SN2 कौन करेगा। तो SN2 का ऑर्डर क्या था, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। जहां 1 डिग्री बनेगा बेटा वो फास्ट करेगा। बेटा अब ये यहाँ से जाएगा तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री हमारा एल्काइल हैलाइड है। मैम ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, SN2 में 1 डिग्री फास्ट करता है। इन दोनों को देखते हैं मैम, ये 2 डिग्री वाला केस है, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन रहा है ना मैम, 2 डिग्री वाला फास्ट करता है। इन दोनों को देखते हैं मैम। चलिए अब इसका आंसर आप मुझे बताओगे होमवर्क में, चैट में, ठीक है। SN2 के अंदर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री बेटा फिर 3 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, SN1 फास्ट कौन करेगा। SN1 फास्ट कौन करेगा बेटा, SN1 में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री क्यों स्टेबल होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की वजह से होता है मैम। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री है मैम। ये क्या है मैम, ये कार्बन से जुड़ा है जो 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है SN1 में, तो वो फास्ट करेगा। इन दोनों में से क्या होगा मैम, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री फास्ट करेगा मैम SN1 के केस में। क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है एवरीवन। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉली हेलोजन कंपाउंड्स की बात करने जा रहे हैं, कुछ पॉली हेलोजन कंपाउंड्स की बात करने जा रहे हैं। बेटा ये मैं टेबल की फॉर्मेट में सारे पॉली हेलोजन कंपाउंड्स जो NCERT में दिए हैं उनको टैबुलर फॉर्म में ले आई हूं ताकि तुम इसकी आसानी से रीडिंग कर सको और तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। पुराने जमाने में किसी को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो एनेस्थीसिया की तरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के
समय में इसको बैन कर दिया गया है बेटा, ठीक है। और इसको सॉल्वेंट की तरह यूज करते थे, एनेस्थीसिया पहले के समय पे यूज किया जाता था। लीवर के लिए टॉक्सिक है, किडनी के लिए टॉक्सिक है। और बेटा ये फॉस्जीन बनाता है, क्या बनाता है, फॉस्जीन बनाता है। जब ये एयर की कांटेक्ट में आ जाता है O2 के साथ रिएक्ट करके फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस बना लेता है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है, इसको डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करो, क्यों, क्योंकि एयर की कांटेक्ट में आएगा, सनलाइट की कांटेक्ट में आएगा ना, रिएक्शन कर देगा और फॉस्जीन बना देगा, रिएक्शन कर देगा और फॉस्जीन बना देगा। अगला बेटा CCl4 आता है। CCl4 भी एज अ सॉल्वेंट और फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज किया जाता है, हाईली टॉक्सिक है, अगेन लीवर को डैमेज करता है। CHI3 बेटा ये येलो क्रिस्टलाइन होता है, एंटीसेप्टिक है, मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता है। अब कम यूज होता है, पहले ज्यादा यूज होता था। फेरॉन्स की बात करते हैं तो बेटा फेरॉन्स ना रेफ्रिजरेंट, यहां से इसका सवाल आता है, रेफ्रिजरेंट, एरोसोल्स और प्रोपेलेंट की तरह यूज किया जाता है। और ठीक है, दूसरी बात लास्ट आता है DDT। DDT जो होता है इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, इसके नाम पे क्वेश्चन आता है। पैरा पैराडाश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है बेटा जी। इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ, ये DDT का स्ट्रक्चर है बेटा। ये इथेन के 2 कार्बन, ये ट्राइक्लोरो हो गया बेटा। और पैरा पैराडैश डाइफिनाइल बेटा, पैरा ये देखो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, पैरा पे क्लोरीन, ये भी ऑर्थो, मेटा, पैरा, पैरा पे क्लोरीन। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है DDT को लेकर। बेटा अब आती है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछी जा सकती है इस चैप्टर से। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पेपर में डायरेक्टली पूछी जा सकती है इस चैप्टर से, क्या क्या है मैम। सबसे पहली आती है एलाइलिक हेलोजिनेशन। याद कीजिए सबसे पहली बात तो एलाइलिक हेलोजिनेशन क्या है। हेलोजिनेशन मैम सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन जाएगा और उसकी जगह पर कोई ना कोई हेलोजन एटम आ जाएगा। तो बेटा जी ऐसी रिएक्शन मान लीजिए, पहले एलाइलिक आप हेलाइड बनाओगे, हेलोजन आएगा मैम, कहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन को हटा दो, उसकी जगह हेलोजन को लगा दो, HCl बना दो। बेटा पहली आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है, हेलोजिनेशन वही है, बस आपको इस बार एलाइलिक हेलाइड में कराना है, इसी वजह से एलाइलिक हेलोजिनेशन है। दूसरा बेटा मार्कोवनिकॉफ रूल, क्या कहता था मार्कोवनिकॉफ रूल मैम, कोई भी एल्कीन है उसके अंदर अगर तुम HX को जोड़ते हो तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन है, और दूसरा पॉजिटिव पे जाएगा। तो बेटा ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा जो मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है, दूसरा प्रोडक्ट होगा जो मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जा सकता है, खराश इफेक्ट क्या है। बेटा खराश इफेक्ट ही हमारा एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल है, यही तो हमारा एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल है। जब डबली बॉन्डेड कार्बन पे आप HBr जोड़ो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो अब क्या होगा, उल्टा होगा, नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसके पास मैम ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है। मैम ये कहां जाएगा, जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है। ठीक है बेटा, ये PYQ है तो डायरेक्टली बेटा PYQ क्वेश्चन करवा रही हूं आपको मैं। फिर आता है बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन कौन सी थी मैम, जहां RF बन रहा था, AgF के साथ रिएक्ट करवाते हैं मैम, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ दो। अगली रिएक्शन है फिंकलस्टीन मैम, आपने अभी बताया था फिंकलस्टीन थी, NaI और ड्राई एसीटोन के साथ ट्रीट कराओ। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से ट्रीट कर दो। अगला बेटा आपके पास आता है हंस-डाइकर रिएक्शन, अभी पड़ी थी। सैंडमेयर बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया था, Cu2 Cl2 और इन सब के साथ आप ट्रीट कराते हो। फिर बेटा आयोडोबेंजीन कैसे बनता है, डाइसोनियम सॉल्ट को KI के साथ ट्रीट कर दो। बेटा आपकी ये जो रिएक्शन है आगे जाके आप पढ़ोगे, लेकिन मैंने फिर भी बता दी थी, यहाँ पर आप HbF4 के साथ ट्रीट करते हो और फ्लोरोबेंजीन बनता है। मैं पहले बता दूं, ये आगे जाके आप पढ़ोगे, लेकिन स्टिल आपकी नॉलेज के लिए मैंने इसी चैप्टर में आपको बता दिया। आगे चलते हैं, गेटेमिन रिएक्शन में बेटा Cu पाउडर और HCl लेते हैं, Cu पाउडर और HBr लेते हैं, तो आपको फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन इस तरीके से मिल जाता है। अगला सवाल बेटा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक एग्जांपल दो। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल अभी बड़ा था मैम, KCN AgCN वाला, जहां CN नेगेटिव एम्बीडेंटेड था, जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट्स होती हैं बेटा, 2 रिएक्शन दिखा सकता है। KCN के साथ करोगे तो CN बनेगा, आप AgCN के साथ करोगे तो बेटा यहाँ से NC बन जाएगा, क्या बनेगा, NC बन जाएगा। फाइन है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा SN1 और SN2 का डिफरेंस बताओ स्टीरियोकेमिकली। स्टीरियोकेमिकली मतलब वो स्पेस में कैसे प्रेजेंट है। बेटा हमने पढ़ा था SN1 के अंदर रेसिमिक मिक्सचर बनता है, इन्वर्जन रिटेंशन दोनों बनता है, SN2 में ओनली इन्वर्जन बनता है, वही यहाँ पर हमें लिख करके आना है। चलिए अब बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन को बाइफेनाइल में कन्वर्ट करना है। बेटा अभी हमने देखी थी फिटिग रिएक्शन, वहां पर हमने कहा था अगर आप 2 क्लोरोबेंजीन को ले लेते हो, अगर आप 2 क्लोरोबेंजीन को लेते हो 2 Na के
के साथ बेटा, तो ये 2 NaCl निकल जाएगा और आपकी एक बेंजीन जो है वो दूसरी बेंजीन से जुड़ जाएगी। ये आपकी पहली कन्वर्जन हो गई बेटा। चलिए अगली कन्वर्जन देखते हैं। प्रोपीन को 1 आयोडोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। प्रोपीन मतलब क्या होता है मैम, 3 कार्बन और जिसमें डबल बॉन्ड है, इसको कन्वर्ट करना है आयोडोप्रोपेन में। 1 आयोडोप्रोपेन मतलब फर्स्ट कार्बन पे आयोडीन लगा दो। अब बेटा आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हो, मार्कोवनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगाओगे तो एंटी मार्कोवनिकॉफ में क्या होगा मैम, Br जो है वो ज्यादा हाइड्रोजन पे जाएगा, तो हमें यहाँ पर हेलोजन चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले यहाँ पर बेटा हम एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगाएंगे। डायरेक्ट HI नहीं बना सकते, HI से नहीं करवा सकते, तो HBr विद परऑक्साइड लूंगी। क्यों मार्कोवनिकॉफ नहीं लगाया, क्योंकि अगर मार्कोवनिकॉफ लगाऊंगी तो हेलोजन इस पे जुड़ेगा, जबकि मुझे कॉर्नर पे चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटी मार्कोवनिकॉफ लगाया। एंटी मार्कोवनिकॉफ मोर वाले पे जाता है नेगेटिव और ये लेस वाले पे, तो यहाँ से मुझे मिलेगा CH3 CH2 CH2 बेटा Br। अब मुझे इसको इससे ऑब्टेन करना है, तो क्या मैं यहाँ पे फिंकलस्टीन यूज कर सकती हूँ? हाँ जी मैम, मैं क्या करूंगी, NaI और ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगी, जिसको बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसके पॉजिटिव को उसके नेगेटिव से, उसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ दो बेटा, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगला बेटा केस देखते हैं। अगला आता है 2 ब्रोमोब्यूटेन को ब्यूटूइन में कन्वर्ट करना है। बेटा जब आपके पास हेलोजन हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसको आपको कन्वर्ट करना हो किसके अंदर भाई, डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करना हो, वहां होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ध्यान रखना। और अगर आपको इसका उल्टा करना हो बेटा, तो मार्कोवनिकॉफ और एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगाया करते हैं। ठीक है, अब यहां देखते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और सेकंड पर क्या लगा दो मैम, ब्रोमीन लगा दो। इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, ब्यूट 2 इन के अंदर। दोबारा सुन लो, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर तुम्हें हेलोजन और सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्जन करनी है, वहां बीटा एलिमिनेशन लगती है। उल्टा करना है, अगर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड या हेलोजन में आना है तो एंटी मार्कोवनिकॉफ या मार्कोवनिकॉफ रूल का यूज करेंगे। यहां बीटा एलिमिनेशन कैसे होती है मैम, बीटा एलिमिनेशन एल्कोहलिक KOH में होती है। एक चीज और ध्यान रखना मैम, बीटा एलिमिनेशन में एल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में एक्वस KOH का यूज करते हैं। तो कभी एक्वस आ जाए तो वहां न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, एल्कोहलिक आ जाए तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। बेटा यहाँ क्या होगा, ब्रोमीन जिस कार्बन पे लगा अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, इधर वाला भी बीटा, तो यहाँ अल्फा वाले से हेलोजन निकाल दो, बीटा से हाइड्रोजन निकाल दो, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर हो गया है सभी को? दैट्स ग्रेट एवरीवन। तो बच्चा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी जो हैं इसको स्कैन कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बेटा जी आपको अपडेट मिलते हैं रिगार्डिंग योर NCERT वाला YT चैनल। तो फर्स्ट चैप्टर इज डन। ऑल्सो बेटा आप इसको स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम सारे फैकल्टीज आपके व्हाट्सएप पर आप सभी से कनेक्टेड होंगे। तो आप इसको स्कैन कर लीजिए, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, यानी कि हमारा सेकंड चैप्टर। तो कृपया करके सिर्फ 5 मिनट का अपन ब्रेक लेंगे, ओनली एंड ओनली 5 मिनट्स का ब्रेक। अभी 6:16 हो रहे हैं, तो जस्ट 5 मिनट्स का ब्रेक बेटा। 5 मिनट के ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। सी यू इन जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है।
हेलो 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 हेलो। ओके बच्चा, तो मैं वापस आ चुकी हूँ बेटा जी। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। 5 मिनट बोले थे, 4 मिनट में आ गई हूँ। मैंने कहा 1 मिनट बातें मार लेती हूँ तुम लोगों से, है ना। क्या कहते हो भाई, कैसी चल रही है पेपर की तैयारी? अच्छी चल रही होगी। देखो मैं एक चीज छोटी सी तुम्हें बताती हूँ बेटा, ठीक है, इसको प्लीज अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करना। हम लोग ना जिंदगी में बस बहाने ढूंढते रहते हैं, ना पढ़ने के ना मेहनत करने के, है ना। तो हमें वो नहीं करना है। आप अंदर से अपनी रियलिटी जानते हो कि आपको पेपर के लिए कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो मैं इतना बोलना चाहूंगी बच्चा, अगर नहीं आता है तो सीरियसली अभी हम पढ़ा रहे हैं, रिवीजन करिए, अच्छे से नोट्स रिवाइज करके क्वेश्चन लगाइए। सवाल आपके फ्यूचर का है। अगर आप अभी भी अपना समय बर्बाद करोगे और अपने आप को एक झूठा दिलासा देते रहोगे भी मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, भी मैं इस वजह से नहीं कर पाया, उस वजह से नहीं कर पाया, मुझसे तो नहीं ही हो रहा है, तो बेटा किसी से नहीं होगा। अगर तुमने पहले ही ठान लिया है तुमसे नहीं होगा, तो कोई भी नहीं करवा सकता। ठीक है, अपने आप को ये रियलिटी चेक दो भी मुझे करना है और अच्छा करना है और मैं कर सकता हूं यार। जब मेरे साथ टीचर्स लगे हैं मेरी हेल्प करने के लिए, तो क्यों नहीं करना और किस लिए नहीं करना। ठीक है, तो अपने आप को डीमोटिवेटेड फील मत करवाओ, अच्छे से तैयारी करो, खुशी खुशी पेपर देकर आओ। काम तो देखो करना ही है, अब तुम रो करके करो हंस करके करो वो तुम पे डिपेंड करता है। पेपर तो देना ही है, तो क्यों ना हंस के पेपर दे दें, क्यों ना खुश होकर ही पेपर दे दें। ठीक है, फाइन, ओके जी। तो जी शुरू करते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं फुल ऑन एनर्जी के साथ अपने अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर के साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर एवरीबॉडी। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहल क्या है, फिनोल क्या है, ईथर क्या है, इसके बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। अब बेटा अल्कोहल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये हमारे वो कंपाउंड्स हैं जहां पर हेलो एल्केन्स की, जैसे आपने देखा था ना एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पे हेलोजन आ रहा है हाइड्रोजन की जगह, यहां पर भी वही होगा। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है लेकिन हेलोजन नहीं आएगा, इस बार आएगा OH। कौन आएगा इस बार? आएगा मैम OH। तो हम कहेंगे कि मान लीजिए बच्चा CH4 है, एक हाइड्रोजन हटा करके इस बार आपको OH लगाना है, तो क्या बनेगा मैम? अल्कोहल बनेगा। कहानी वही है मैम, यहां पर भी क्या होगा? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पर बेटा हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप आएगा, OH ग्रुप आएगा। फिनोल के केस में क्या होगा मैम? फिनोल के केस में वही सेम बात मैम, आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लोगे जिसपे एक एक हाइड्रोजन लगा है बेटे, और एक हाइड्रोजन हटा करके आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी जगह क्या लगाना है? OH ग्रुप। तो क्या मैम आप आम भाषा में ये कह सकती हूँ OH ग्रुप को जब हम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जोड़ देते हैं वो फिनोल बना लेता है? तो बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल सही है। अगर हम OH को डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे जोड़ देते हैं तो वो फिनोल बन जाता है, लेकिन अगर वही OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो किसी रिंग का हिस्सा नहीं है, वो बेटा आपका अल्कोहल की पार्ट में जाता है। अब बेटा बात आती है किसकी मैम? ईथर की। ईथर को बनाने के लिए तुम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन लो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लो, कुछ भी लो चलेगा, कुछ भी लो चलेगा। ईथर को बनाने के लिए तुम्हें कोई भी हाइड्रोकार्बन लेना है बेटा, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटा करके कोई OR ग्रुप लगाना है, तो ROR बन जाता है, ROR बन जाता है, जिसको ईथर कहते हैं। बहुत सारे बच्चे ईथर और एस्टर में कंफ्यूज रहते हैं। बेटा ईथर को ROR करके लिखते हैं और एस्टर को अगर लिखना हो ऐसे लिखते हैं बेटा, ये होता है एस्टर। तो प्लीज ईथर और एस्टर में कंफ्यूज ना हो। आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अल्कोहल क्या? अल्कोहल ऑफ फिनोल formed when hydrogen atom in an aliphatic hydrocarbon is replaced by OH group। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दो, अल्कोहल बना लोगे। यहां पर मैम क्या है? फिनोल कब बनता है? आर फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बेटा रिप्लेस हो जाता है, OH ग्रुप के जगह OH आ जाता है, हाइड्रोजन की जगह OH आ जाता है। किसमें? एरोमेटिक में। यहाँ क्या है? सब्स्टिट्यूशन होती है हाइड्रोजन एटम की, किसके द्वारा? एक एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी, मतलब OR या OAR। AR का मतलब क्या है? इसकी जगह पे R की जगह बेंजीन रिंग लगा दो, उसको OAR बोला है। AR मतलब एरोमेटिक। तो क्या बनाता है? ईथर बनाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। अल्कोहल की क्लासिफिकेशन वैसी ही होगी जैसे हेलो एल्केन्स की थी। कितने हेलोजन लगे हैं?
कितने OH लगे हैं, क्या डिग्री है कार्बन की, क्या डिग्री है कार्बन की, क्या हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, क्या हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की। वैसे ही होगा मैम, कितने OH ग्रुप एक कंपाउंड में प्रेजेंट है, उससे हम अल्कोहल की पहली क्लासिफिकेशन करते हैं। मोनोहाइड्रिक का मतलब आपके कंपाउंड में सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं। डाईहाइड्रिक का मतलब होता है आपके पास जो कंपाउंड है उसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। इथाइलिन ग्लाइकोल के एग्जांपल आप यहां ले सकते हैं। इसके बाद बेटा ट्राईहाइड्रिक मतलब आपके पास जो कंपाउंड है, आपके पास जो कंपाउंड है उसमें 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, वो ट्राईहाइड्रिक है बेटा। ग्लिसरॉल एग्जांपल हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक, आपके 3 OH ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ कार्बन एटम हम कैसे बनाते हैं, कैसे बोलेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। बेटा अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन पे जुड़ा है प्राइमरी अल्कोहल, अगर OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा है सेकेंडरी अल्कोहल, अगर OH ग्रुप बेटा टर्शरी कार्बन पे जुड़ा है टर्शरी अल्कोहल हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब मैम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होते हैं, प्राइमरी कार्बन वो कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन जो एक और दो कार्बन से जुड़े हो, टर्शरी कार्बन वो कार्बन जो 1, 2, 3 कार्बन से जुड़े होते हैं, राइट। और हाइब्रिडाइजेशन पे जब आपका यहाँ हेलोजन नहीं आएगा बेटा, इसकी जगह बोलोगे जब OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp3 है, यहाँ उसी से रिप्रेजेंट करने के लिए, रिजेंबल करने के लिए लिखा ताकि तुम्हें ध्यान में रहे बेटा OH जब एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp2 है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का एग्जांपल देखते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। बेटा प्राइमरी के केस में हम कहते हैं OH जब एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो प्राइमरी है। OH जब एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 2 कार्बन से अटैच्ड है तो सेकेंडरी है। OH जब एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 1, 2, 3 कार्बन से अटैच्ड है तो वो बेटा टर्शरी अल्कोहल का केस हो जाएगा। ठीक है, चलें जी आगे, चलिए जी। अब बेटा आती है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, जैसे अपन ने हेलो एल्केन में किया था ना, बस यार हेलोजन को हटा करके इस बार OH लगा दो, सेम वही है यार, सेम कॉपी पेस्ट वही है बेटा। तो हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है बेटा, एलाइलिक अल्कोहल का मतलब OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। क्या कहा मैंने, OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ये होता है एलाइलिक। वहां इस OH की जगह बेटा हेलोजन था, वही सेम कहानी है। आगे देखते हैं, बेंजाइलिक का मतलब क्या है मैम, OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। क्या बोला मैंने, OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, वो बेंजाइलिक अल्कोहल है। वहां हेलोजन था, वो बेंजाइलिक हैलाइड था, राइट। आगे देखते हैं, विनाइलिक अल्कोहल क्या होगा, OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है। OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है, उसे बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। अगला देखते हैं, फिनोल। मैम OH अगर डायरेक्टली बेटा बेंजीन रिंग से जोड़ देंगे, विनाइलिक में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, फाइन हो गया। सेम कॉपी पेस्ट पिछले वाला, पिछले चैप्टर की सारी कहानी सेम है। हेलोजन की जगह बस इस बार आपको क्या लगाना है, OH लगाना है। आइए डेफिनेशंस देख लेते हैं यार। डेफिनेशंस जो मैं आज आपको नोट्स में दे रही हूँ, जैसे पिछले वाले चैप्टर की भी लास्ट में डेफिनेशंस दी बेटा, इसलिए दे रही हूँ क्योंकि CBSE में वो पेपर में पूछा गया, रिपीटेटिव है, ठीक है, तो आपके काम आएगा। अब देखिएगा एलाइलिक के केस में क्या होता है। अच्छा, आप और किसी भी बोर्ड से हैं बेटा तो भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस लाई हूँ कॉमन क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो बेटा बात करते हैं एलाइलिक की। तो एलाइलिक के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, OH जिसपे जुड़ा है जो बेटा फर्दर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड है। OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। बेंजाइलिक के केस में क्या होता है, OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। क्या बोला मैंने, OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद बेटा विनाइलिक का केस आता है, जब बेटा OH डायरेक्टली एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड बना रहा है, वो विनाइलिक हो जाएगा। अगला, अब आता है बेटा नॉमेनक्लेचर। अब आता है नॉमेनक्लेचर। तो अल्कोहल के केस के अंदर सारी कहानी वही है बेटा, सारी कहानी वही है। सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल के केस में अपन लगाते हैं OL ओल। क्या लगाते हैं, OL ओल लगाते हैं। अगर अल्कोहल को आप सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज कर रहे हो तो बेटा आपको हाइड्रोक्सी लगाना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी होता है, सेकेंडरी सफिक्स बेटा ओल होता है, OL ओल होता है, ठीक है, OL ओल होता है। आगे चलते हैं। अब बेटा फिनोल के अंदर कुछ कॉमन नेम्स है, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर कुछ कॉमन नेम्स बताए थे, फिनोल के भी ऐसे कुछ कॉमन नेम्स है जो डायरेक्टली बेटा पूछ लिए जाते हैं, जो बच्चा डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। फिनोल के कुछ कॉमन नेम्स है, आइए देखते हैं। तो बेटा अगर आपको कभी ऐसा मिले बेंजीन रिंग के ऊपर फिनोल, तो कॉमन नेम और IUPAC नेम इसका फिनोल ही रहेगा। अगर बेटा आपको ऐसा मिले फिनोल ये होता है और इसकी ऑर्थो वाली जगह पे देखो
जहां ग्रुप लगा है उसकी बगल वाली जगह ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। इसकी ऑर्थो पर CH3 आ जाएगा, इसका कॉमन नेम है ऑर्थोक्रिसोल। क्या होगा? ऑर्थोक्रिसोल होगा। IUPAC नेम करोगे तो ये तो फिनोल है, ये तो फिनोल है, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, तो सेकंड पे मिथाइल, 2 मिथाइल फिनोल हो जाएगा। यहाँ इसको देखते हैं बेटा, अब ये मिथोल, ये क्या है? फिनोल है। फिनोल की ऑर्थो जगह ये मेटा, मेटा पे क्या लगा है? CH3, ये हो जाएगा मेटाक्रिसोल एक तरह से। और बेटा साथ ही साथ ये 1 2 3 थर्ड पे लगा है CH3, तो 3 मिथाइल फिनोल, ये हो जाएगा बेटा पैराक्रिसोल। अब बेटा 3 और अलग नाम है, ये टोटली डिफरेंट नाम है, कैटाकोल, रिजोर्किनोल, हाइड्रोक्यूनिनोन। कैटाकोल, रिजोर्किनोल, हाइड्रोक्यूनिनोन, दवाइयों के नाम समझ के इसको याद कर लो, ठीक है? कैटाकोल, रिजोर्किनोल, हाइड्रोक्यूनिनोन, कुछ ऐसे नेम्स होते हैं ना। या अगर दवाई मेडिसिन नहीं ले सकते, इसको ऐसा समझ लो जैसे हैरी पॉटर का कोई जादू का तुमने वो याद करने होते हैं ना, है ना, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में। क्या है? रिजोर्किनोल, कैटाकोल, हाइड्रोक्यूनिनोन, ठीक है? ऐसे जैसे कोई स्पेल कर रहे हैं हमें ना, ठीक है, हैरी पॉटर के अंदर रिजोर्किनोल, कैटाकोल, हाइड्रोक्यूनिनोन, ऐसे याद कर लो, ठीक है? तो कैटाकोल में क्या होता है बेटा? OH, OH अगल बगल वाले कार्बन पे लगा हुआ है, फिनोल मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर। अगर बेटा एक जगह छोड़ करके OH लगा हुआ है, मेटा पे लगा हुआ है, तो इस तरीके से रिजोर्किनोल होगा, और पैरा पोजीशन पे तो हाइड्रोक्यूनिनोन है। नामकरण जब इसका करेंगे तो इस पूरे को बेंजीन बोलेंगे, फिनोल नहीं बोलेंगे। ये बेंजीन 1,2 डायोल होगा, ये 1,3 डायोल होगा, ये 1,4 डायोल हो जाएगा। अगला बेटा आता है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बेटा अल्कोहल, फिनोल और ईथर के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है। अभी ईथर वाले टॉपिक को मैं अभी करवाऊंगी जब स्टार्ट, तो ईथर की नॉमेनक्लेचर करा दूंगी। 2 तरह के ईथर होते हैं। पहली बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ ईथर के बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आता है। भी ईथर का बॉन्ड एंगल कितना है? तो 111.7 डिग्री होता है बेटा। ये है ROH, ये है फिनोल, अपनी रिंग जो बन रही है बेंजीन रिंग पे OH लगा है, और ये ROR है। तो ROR में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है। क्यों बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है? क्योंकि आपने ईथर में 2 बड़े बड़े R ग्रुप लगा दिए, उनमें होने लग जाते हैं रिपल्शन। तो ऐसे, ये ऐसे था, ऐसे होने लग जाता है, दूर होने लग जाता है, बॉन्ड एंगल बढ़ने लग जाता है। बॉन्ड एंगल बेटा बढ़ने लग जाता है। एक बच्चा बोल रहा है मैम कॉमन नेम कौन सा? बेटा रिजोर्किनोल, कैटाकोल, ये सब आपके कॉमन नेम है। IUPAC नेम बेंजीन 1,2, बेंजीन 1,3 वो है। अब बेटा अपन स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की अगर अपन बात करते हैं तो बेटा सबसे पहला मेथड वही आता है जो अभी आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो। कौन सा मैम? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो पिछले चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी थी वो यहाँ की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। जो पिछले चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी थी वो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा, आपने RX की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करवाई तो OH नेगेटिव आएगा, इसकी जगह ले जाएगा। यही है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 में होता है, वीक SN1 में होता है। पूरा टेबल मैंने अभी आपको करवा दिया था, ठीक है? अब बेटा अगली रिएक्शन आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। बेटा इसको जरूर पढ़ के जाना, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तुमने पिछले चैप्टर के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन पढ़ी थी, यहाँ तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे। एक शॉर्ट ट्रिक जिससे सारे सवाल हो सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ HCHO के साथ जब रिएक्ट करता है बेटा तो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके किसी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। और अगर बच्चा वो किसके साथ, कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो टर्शियरी अल्कोहल बेटा बनेगा। इसका एक मैं आपको एग्जांपल करके भी दिखाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से यार सवाल आता है। HCHO ऐसे लिखा होगा और पेपर में लिखा होगा RMgX। मान लो रिएक्शन करवानी है, एक एग्जांपल लेते हैं। HCHO को ऐसा लिख लेते हैं, HC डबल बॉन्ड H। CHO को हमेशा ऐसे ओपन करके लिख देना, ठीक है? RMgX का एक एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3MgBr। कैसे करवानी है बेटा इस रिएक्शन को ध्यान से देखना। यहाँ पर बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे R पे नेगेटिव, इधर मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। बेटा इन दोनों पे, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। बच्चा ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर ब्रेक करेगा। ये डबल बॉन्ड कहाँ ब्रेक करेगा? ऑक्सीजन पे। H एज इट इज लिखो, कार्बन, सिंगल बॉन्ड पहले से था, नेगेटिव चार्ज उस पे चला गया, H पहले से था, कौन जुड़ गया? CH3। अब बेटा ये Mg पॉजिटिव Br किस पे आ जाएगा? मैम इस पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? मैम इस पे आ जाएगा। लास्ट स्टेप में क्या करना है बेटा? वाटर देना है, हाइड्रोलिसिस करवानी है। तो H2O देंगे, यहाँ पर वाटर देंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। क्या होगा? O नेगेटिव से H पॉजिटिव जुड़ेगा, तो ये CH3, इस C पे 2 H जुड़ गए और उस O नेगेटिव पे H आ गया, तो बाय प्रोडक्ट बेटा ये बनेगा। ऐसे बेटा रिएक्शन करवानी है, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, फ्रॉम दी वेरी स्टार्ट आपको यहाँ पर जोड़ना है। चलिए वापस से आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। तो वापस से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एक चीज देखिएगा, हाइड्रेशन होती है एल्कीन्स की। क्या है बच्चा? ध्यान से देखना,
हाइड्रेशन करवाते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स डबली बॉन्डेड कंपाउंड है, हाइड्रेशन मतलब वी आर एडिंग वाटर इन दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, वी आर एडिंग वाटर। वाटर को ऐड करने का डायरेक्ट तरीका है, इनडायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीका का मतलब क्या है, एरो के ऊपर मेंशन होगा टू ऐड वाटर, H2O एरो के ऊपर मेंशन होगा, भी वाटर को ऐड कीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होती है, मान लो ये एल्कीन है, आपको H2O ऐसे लिखा होगा, एसिड की प्रेजेंस H पॉजिटिव में, मार्कोवनिकॉफ रूल लगाओ। क्या था मार्कोवनिकॉफ रूल, H2O में नेगेटिव पार्ट क्या है, OH नेगेटिव, कौन से कार्बन पे जाएगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन है, उस डबली बॉन्डेड पे जाएगा जिसपे कम है, इधर आ जाएगा, मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा। दूसरा मेथड एज पर एनसीईआरटी आती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बेटा एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है, यहाँ एरो पे कहीं मेंशन नहीं होगा पानी ऐड करना है, तुम्हें खुद दिमाग लगाना है, इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पे वाटर ऐड करना है, इनडायरेक्टली मुझे यहाँ वाटर ऐड करना है। एल्कीन लिया बेटा, BH3 डाइबोरेन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ये रिएक्शन कराते हो, कहीं नहीं लिखा वाटर ऐड करो, इनडायरेक्टली वाटर ऐड करोगे, पानी ऐड करोगे, पानी में नेगेटिव पार्ट है, मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे जाएगा, हमें यहाँ पे दिखेगा मोर, यहाँ पर है ज्यादा, यहाँ है तो यहाँ OH नेगेटिव मिलेगा। मैम अगर आएगा एसिड कैटालाइज्ड H पॉजिटिव H2O, मुझे मार्कोवनिकॉफ रूल लगा के वाटर ऐड करना है। अगर मैम वहां पर आ जाता है BH3 B2H6 H2O2, मुझे एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगाना है, इनडायरेक्टली वाटर ऐड करना है, दैट्स इट, फाइन। आगे चलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। अब करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फिनोल के। फिनोल की बात करते हैं बेटा, तो पहला मेथड आता है हेलोएरीन। हेलोएरीन यानी कि अपनी एराइल हैलाइड जो होती है, क्या होती है यार, हेलोएरीन है, NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, इधर से HCl निकलता है, तो ये ओना इस पे चला जाता है बेंजीन पे, ये होता है सोडियम फेनॉक्साइड। अब HCl के साथ ट्रीट करा दो, एसिड के साथ ट्रीट करा दो, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव निकलेगा और इस O नेगेटिव पे H पॉजिटिव आएगा, फिनोल बन जाएगा। सेकंड मेथड आता है डायसोनियम सोल्ट, जो अपन सैंडम्यूर गेटरमिन किया था ना, वही है यार ऑलमोस्ट, बस यहाँ एंड में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या मैम, अगर हम एनिलीन लेंगे, NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट कराएंगे, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड बनेगा, वार्म वाटर के साथ ट्रीट कर दो, इस पूरे हिस्से के ऊपर OH आ जाएगा, वार्म वाटर के साथ ट्रीट कर दो, पूरे हिस्से पे OH आ जाएगा। बेटे अगली रिएक्शन आती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या आती है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अपन क्या लेंगे, बेंजीन रिंग लेंगे, बेंजीन को ओलियम के साथ रिएक्ट कराएंगे। ओलियम क्या होता है, H2S2O7, अब एनसीईआरटी में नहीं लिखा, आप लिख लेना, इसके साथ ट्रीट करोगे तो इसके ऊपर SO3H ग्रुप आएगा, जिसको क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर बेटा यहाँ के बाद ना ये सारी रिएक्शन कॉपी पेस्ट कर दो, यहां तक ये लिखो, ओलियम से रिएक्ट करवाओ बेंजीन को, ये बना दो, फिर सेम रिएक्शन कॉपी पेस्ट, पहले NaOH के साथ करवाओ सोडियम फेनॉक्साइड, HCl के साथ कराओ फिनोल, पहली रिएक्शन कॉपी पेस्ट, पहली रिएक्शन कॉपी पेस्ट यहाँ पर। अगला मेथड आता है बेटा क्यूमीन के साथ। अब बेटा आपके कल के पेपर के लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूमीन वाला पार्ट। क्यूमीन को क्या कहते हैं, क्यूमीन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन क्या कहलाती है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहलाती है। क्या होता है आइसोप्रोपाइल, आइसो था सेकंड कार्बन पे CH3, हाँ भाई फर्स्ट सेकंड पे CH3 और क्या लगा, बेंजीन लगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेटा O2 के साथ रिएक्ट करता है ना, तो इस CH के अंदर O2 जुड़ता है, इस CH में देखो O2 जुड़ गया। अब कुछ नहीं करना, हीट करना है, हीट करोगे तो यहां से ये पूरा हिस्सा निकल जाएगा, एसीटोन बन जाएगा और साथ में फिनोल मिल जाएगा, साथ में फिनोल मिल जाएगा। डन है। अगला बेटा, अब अगेन ये दोनों आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, ये दोनों प्रोसेसेस एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, पर मैं आपको बता देती हूँ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। बेंजीन से आप डायरेक्टली भी फिनोल बना सकते हो, वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 की प्रेजेंस में। रास्टिक प्रोसेस ये कन्वर्जन में काम आती है, ठीक है, इसलिए करवा रही हूँ, ऐसा नहीं मैं कुछ भी करवा रही हूँ, नहीं बेटा। बेंजीन को HClO2 के साथ ट्रीट करते हो, FeCl3 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन बनता है और पहली रिएक्शन रिपीट करवा दो तो ये रास्टिक प्रोसेस होता है, ठीक है। ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ईथर की नोमेनक्लेचर बता देती हूँ। बेटा ईथर जो होता है अपना, वो होता है ROR, है ना, ये दो तरह का होता है बेटा। R ग्रुप अगर दोनों सेम हो जाते हैं बेटा, ये अपना होता है सिमेट्रिकल ईथर। अगर R ग्रुप दोनों सेम होते हैं यार, ये सिमेट्रिकल ईथर होता है। अगर ये दोनों R ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ये होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या होता है, अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर की नेमिंग कैसे करनी होती है, आपको एल्कोक्सी एल्केन यूज करना है। क्या यूज करना है, एल्कोक्सी एल्केन, IUPAC नेम अगर इसका करना है। बेटा एल्केन में, अल्क में ज्यादा कार्बन वाले R को लेना है, एल्कोक्सी में कम कार्बन वाले R को लेना है। यहां पर भी बेटा एल्कोक्सी एल्केन, इसका क्या होगा, IUPAC नेम होगा, जिसमें एल्केन में उस R को लोगे जिसके कार्बन ज्यादा है, एल्कोक्सी में उस R को लोगे जिसके कार्बन क्या है, कम है, जिसके कार्बन क्या है, कम है। जैसे मान लो मैं ले लिया CH3OC2H5, बेटा ज्यादा किसके है, इसके, इथ होता है, ये होता है मिथ, तो कम वाले को आगे लिखेंगे तो क्या होगा, मिथॉक्सी, ज्यादा वाले को बाद में लिखेंगे तो क्या होगा, इथेन।
क्लियर हो गया? इस तरीके से बेटा आप नेमिंग करवाते हो। चलिए ईथर की अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ज्यादा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ही नहीं। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल डिहाइड्रेशन करना है यानी कि वाटर रिमूव करना है बेटा। अगर आप 140 डिग्री सेल्सियस या 413 केल्विन लेते हो तो ईथर बनता है। कैसे बेटा? आप इसको दो बार लिखना, अल्कोहल को ऐसे दो बारी आप लिखते हो, दो बारी आप लिखते हो, और यहां से बेटा ऐसे H2O रिमूव होता है तो CH3 CH2O CH2 CH3 ईथर बन गया। अगर बेटा 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन लेते हो तो बेटा इससे OH और इससे H निकाल के इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, इथीन बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है। पहला चैप्टर था हेलोएल्केन का, उसको लेकर के तुम रोई जा रहे हो, रोना कर रहे हो। पहले चैप्टर को लेकर के तुम रोना कर रहे हो तो रोना, पहला चैप्टर RX था, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मैम? ROR बनेगा और NaX निकल जाएगा। ये होती है बेटा अपनी रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस। पेपर में पूरी पूरी आने की संभावना इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, इसको स्टार लगा लिया जाए। ठीक है, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, किस तरीके का ये नेचर एग्जिबिट करते हैं। आइए बेटा इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बेटा बॉइलिंग पॉइंट पे फिर से सवाल आता है तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ बेटा। बॉइलिंग पॉइंट वाला केस बहुत सिंपल है। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के बच्चा इनवर्सली प्रोपोर्शन है। एक ऑर्डर जो आपको हमेशा दिमाग में लेकर के चलना है, कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी आ जाए जिसको अपन RCOH करके लिखते हैं बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है मैम? ज्यादा अल्कोहल का होता है जिसको ROH करके लिखते हैं। उसके बाद बेटा आपको बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन का देखने को मिलता है जिसको आप RCHO देखते हो या इसको RCOR करके लिखा होता है। उसके बाद बेटा ईथर का बॉइलिंग पॉइंट आता है और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन का। अब या तो बेटा सवाल आपको इस पे पूछा जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्रांचिंग पे, या बेटा इस पे पूछा जाएगा। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन और ईथर से ज्यादा क्यों है? क्योंकि बेटा अल्कोहल दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल बच्चा क्या दिखाएगा? अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइन है जी। चलिए रीजन क्या है मैम? वॉन डर वाल फोर्सेस। तो बेटा यही लिखा है। हाई बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का क्यों है? क्योंकि प्रेजेंस है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इस वजह से, जो कि ईथर और हाइड्रोकार्बन में बेटे नहीं होती है, नहीं होती है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं मैम। हेलोएल्केन्स घुले थे, हेलोएल्केन्स सॉल्युबल थे? नहीं थे। अल्कोहल है? हाँ जी, अल्कोहल पानी में मिक्स हो जाता है क्योंकि अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आप मुझे बताना हेलोएल्केन्स क्या सॉल्युबल थे? मैम नहीं थे। क्यों? उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी बेटा वाटर के बॉन्ड्स को तोड़ने की और नए बॉन्ड बनाने की। लेकिन अल्कोहल के पास जरूर उतनी एनर्जी है भी बॉन्ड तोड़ करके उसके साथ मिक्स हो सके, बॉन्ड बना सके, तो ये सॉल्युबल होते हैं। लेकिन बेटा जैसे जैसे आप कार्बन आटम का नंबर बढ़ाते चले जाते हो तो बेटा वहां पर क्या होता है? वहां पर बेटा हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो बढ़ता है और बेटा सॉल्युबिलिटी घटती है। तो एक चीज का ध्यान जरूर रखें, ज्यादा कार्बन एटम होने से सॉल्युबिलिटी घटती चली जाती है, घटती चली जाती है, लोअर वाले घुल जाते हैं। आइए एक क्वेश्चन करते हैं बेस्ड अपॉन दी ये अपना बॉइलिंग पॉइंट पे। बेटा पेंटेन 1 ओल, पेंटेन 1 ओल का मतलब 5 कार्बन और 1 पे लगा है OH। फिर आता है बेटा एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन मतलब इस तरीके से। पेंटेनल, पेंटेनल का मतलब क्या है? 5 है और एक पे CHO लगा है, अल मतलब कि एल्डिहाइड। इथॉक्सी इथेन मतलब ईथर है। तो बेटा हमें पता है अल्कोहल का सबसे ज्यादा, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, अल्कोहल का सबसे ज्यादा, फिर मैम एल्डिहाइड आएगा, उसके बाद मैम ईथर आता है और लीस्ट किसका होगा? हाइड्रोकार्बन का। तो आई होप सो बेटा पहला केस तो आप कर पाएंगे। बी वाला आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा, सेम तरीके से आपको बी वाले का आंसर देना है। अच्छा मैंने बी वाले का आंसर दे दिया, सॉरी ए वाले का आंसर दे देना यार, ब्रांचिंग पे है। बी वाले का आंसर मैंने दे दिया, ए वाला एज अ होमवर्क आप करोगे, ठीक है। चलिए जी अगला केस चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल किस तरीके की रिएक्शंस दिखाती है मैम? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल दो तरह की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे बिहेव करता है? जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ना तो अल्कोहल के अंदर बेटा आपको OH बॉन्ड को तोड़ना होगा। बेटा अगर वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो अल्कोहल के केस में R और O
बॉन्ड को आपको तोड़ना होगा। बेटा सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल में प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं एसिडिटी। अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। एसिडिटी का मतलब क्या होता है? एसिड। एसिड का मतलब जो H पॉजिटिव दे सकता है। तो अगर बेटा ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो यहाँ OH बॉन्ड टूटेगा तो RO नेगेटिव बनेगा और H पॉजिटिव निकलेगा। क्वेश्चंस बेटा यहाँ से आते हैं, एसिडिटी पर बेस्ड आते हैं। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा एनाइन की स्टेबिलिटी पर। क्यों मैम? क्योंकि यहाँ से RO नेगेटिव बना और इसकी स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? -I-M के। इनवर्सली प्रोपोर्शन है +M+I के। अब बेटा तुम्हें कैसे पता? मैम बेटा जहां पर भी R ग्रुप आ जाए, जहां पर भी तुम्हें कार्बन मिले ना, वो +I इफेक्ट दिखाता है। जिसके पास +I बेटा उसकी एसिडिटी सबसे कम है, ध्यान रखना। जिसके पास कार्बन ही कार्बन है उसकी एसिडिटी सबसे कम है, ध्यान रखना। अल्कोहल बेटा ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह काम कर सकता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देख सकते हो अल्कोहल H पॉजिटिव देगा तो RO नेगेटिव बनेगा, ठीक है। और बेटा ये दोनों की तरह काम कर सकता है, ये एक्सेप्ट भी कर सकता है H पॉजिटिव और डोनेट भी कर सकता है। अगली बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, अल्कोहल मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। ROH सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम किसी के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे मानो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सोडियम के साथ करेगा तो क्या बनेगा? वही रोना बनेगा जो तुमने अभी ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा था, ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा था। अगला बेटा आती है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाएगा। एस्टर क्या था? RC डबल बॉन्ड O R था। बेटा कैसे करता है? अल्कोहल के अंदर तो OH बॉन्ड को तोड़ना है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां से आपने कार्बन और O बॉन्ड को तोड़ना है। वाटर को आप यहां से एलिमिनेट करा दो, इसको ज्वाइन करवा दो, एस्टर बन जाएगा। अगला बेटा हमारे पास आता है अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करता है? अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। यानी कि यहां पर मैम आपको ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड देखने को मिलता है जो ब्रेक हो रहा है। तो अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ होती है, ये हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था मेरा बच्चा। क्या था यहाँ पर? POCl3। याद करो ये बेटा अभी आपने पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाई थी। RCl HCl और POCl3 बनेगा। PCl3 के साथ कराओगे तो RCl और H3PO3 बनेगा। थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराओगे, बेस्ट मेथड है, प्रेफरेबल मेथड है, डार्सन प्रोसेस है मैम। SO2 और HCl जो है हवा में लिबरेट हो जाती है, वही रिएक्शन, कॉपी पेस्ट वही रिएक्शन। उसके बाद बेटा HX और ZnCl2 वाली अभी रिएक्शन पड़ी थी, ल्यूकास रिएजेंट वाली, वही रिएक्शन। अच्छा ये भी पूछ लेते हैं भी 3 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं वो इमीडिएट टर्बिडिटी दिखा देते हैं, प्राइमरी ऐसा नहीं करते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अल्कोहल एज एन इलेक्ट्रोफाइल में अगली रिएक्शन आती है जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। अभी हमने ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जब इसको देखा था तो वहां पर ये बेटा डिहाइड्रेशन का मतलब पानी को रिमूव करना है अल्कोहल से। जैसे सोचो इधर से OH जाएगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो बीच में डबल बॉन्ड आएगा। कब? 170 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप 140 डिग्री सेल्सियस ले लेते हो या 413 केल्विन लेते हो बेटे, तो यहाँ पे इसको 2 बार रिपीट करोगे तो क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल लोगे। अगला आता है बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? अल्कोहल से आपने एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना, एक तरह से ऑक्सीडेशन हो रही है। कैसे जा सकते हैं बेटा? अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में जा सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। बट ये सवाल बहुत पूछा जाता है भी अगर आपको अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड बनाना हो तो किसका इस्तेमाल किया जाए? PCC का इस्तेमाल किया जाए, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं। अच्छी यील्ड वाला ये प्रोडक्ट देता है। ऑक्सीडेशन है, हमेशा ध्यान रखना, अल्कोहल से एल्डिहाइड पहले कन्वर्ट होता है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर आप K2Cr2O7 KMnO4 लोगे तो डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगी। फिर बेटा रिएक्शन आती है Cu के साथ रिएक्ट कराना। Cu के साथ रिएक्ट कराओगे फिर से वही बात, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी कीटोन देगा, टर्शरी बेटा आपको एल्कीन देगा। किसकी प्रेजेंस में? Cu की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट बेटा अब आती है फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरुआत करते हैं तो पहला आता है फिनोल जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करता है। तो ध्यान से देखना, ये O है ना, जब जिंक डस्ट के साथ ये O और Zn मिलकर के क्या बनाता है? ZnO निकाल दो तो क्या रह जाएगा? बेंजीन। पहली केमिकल प्रॉपर्टी फिनोल की। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी फिनोल के मेटल के साथ रिएक्ट करता है। जैसे अल्कोहल करता था, रोना बनाता था ना, वैसा ही है बेटा। ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव जुड़ जाएंगे और ये H2 जो है वो लिबरेट हो जाएगी, सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। फिर बेटा आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या है? तुम फिनोल को डाइल्यूट HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओ। तुम्हें याद है अभी पिछले चैप्टर में अपन ने NO2 पॉजिटिव बनाया था इलेक्ट्रोफाइल, जो कहां जाके जुड़ रहा था? ऑर्थो और पैरा पे। तो इसकी ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इसको जोड़ दीजिए। लेकिन बेटा ये डाइल्यूट HNO3 के साथ ऐसा होता है, एक इस पे सवाल आता है जो अभी मैं बताऊंगी। अगर आप बेटा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो हर ऑर्थो और पैरा पे क्या करोगे? आप NO2 को जोड़ दोगे। बेटा इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। क्या नाम होता है? पिक्रिक एसिड। ये भी बहुत दफा बेटा क्वेश्चन में पूछा जाता है, सवाल आता है। अगला बेटा आता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या है? फिनोल में तुमने Br2 जोड़ा, अगेन बेटा Br ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव। बट अगर आप बेटा ब्रोमीन वाटर ले लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रोमीन वाटर ले लोगे तो हर ऑर्थो और पैरा पे Br जाकर के जुड़ जाएगा। अब बेटा आते हैं 2 नेमिंग रिएक्शन।
अब आती है बेटा दो नेमिंग रिएक्शन जो आपको करके जानी ही जानी है अपने पेपर के लिए, कोल्ब रिएक्शन और रीमन टीमन। कोल्ब रिएक्शन रीमन टीमन पे पहले प्रोडक्ट देख लो, यहाँ पे फिनोल के ऑर्थो पर COH मिलेगा, यहाँ फिनोल के ऑर्थो पर CHO मिलेगा। अब बनाना कैसे है बेटा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा यहाँ पे क्या है, फिनोल को पहले NaOH के साथ ट्रीट कराओ, RONA बनेगा, रोना वाला बनेगा, फिर बेटा CO2 के साथ ट्रीट कराओगे तो COH बन जाएगा, कोल्ब रिएक्शन है। अगर बेटा रीमन टीमन में क्या होता है, आपने क्लोरोफॉर्म लेना है, वही CHCl3 पिछले चैप्टर वाला, और NaOH लेने से रोना बनता है, और CHCl3 से बेटा एक क्लोरीन हटा करके इसको ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दो, बस फिर क्या है, हीट करो और CHO ग्रुप लगा दो, फाइन है, क्लियर है। एक आखिरी रिएक्शन बेटा यहाँ पे अपनी आती है, इसका स्ट्रक्चर गलत बना हुआ है बेटा, वो ये फिनोल को Na2Cr2O7 के साथ जब ट्रीट कराते हो, बेंजोक्यूनिनोन बनता है, एक तरह का डाइकीटोन होता है। ऐसे क्या बनता है, बेंजोक्यूनिनोन, डबल बॉन्ड हो उधर, और अंदर बेंजीन रिंग नहीं है, ध्यान रखना ऐसा है, ठीक है, ठीक है। चलिए ओके, अगला देखते हैं बेटे। अब आती केमिकल प्रॉपर्टीज ईथर की, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें बोला था एक सवाल है फिनोल के अंदर जो पूछा जाता है। क्या सवाल है फिनोल के अंदर जो पूछा जाता है, अभी तुमने पैरा नाइट्रोफिनोल बनाया था, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनाया था बेटा, इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से। स्टीम डिस्टिलेशन से कैसे सेपरेट करते हैं बेटा, हम उसके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर सेपरेट कर सकते हैं। एक तरह से आप ये समझिएगा, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है ये स्टीम वॉलेटाइल होता है, ठीक है, वॉलेटाइल मतलब जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये मोर वॉलेटाइल होता है, जबकि जो पैरा वाला होता है, पैरा नाइट्रोफिनोल होता है, ये लेस वॉलेटाइल होता है। ऑर्थो वाला मोर वॉलेटाइल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ना एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसको इंट्रा कहते हैं। इंट्रा बॉन्डिंग क्या होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही मॉलिक्यूल में होना। पैरा के केस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये बेटा मोर वॉलेटाइल है, ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ये कम वेपर्स में कन्वर्ट होगा। इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। अब बेटा ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ, तो ईथर किनके साथ रिएक्ट करता है, सबसे पहले HX, अगर ROR की HX के साथ रिएक्शन कराओगे बेटा, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, अल्कोहल बन जाता है, फिर इसी अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ कराओगे तो RX बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी आती है हेलोजिनेशन, जैसे अभी अपन कर रहे हैं। अगर ईथर की रिएक्शन बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, ईथर के केस में अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, ये एनीसोल होता है, इसको हम एनीसोल बोलते हैं बेटा, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराती हूँ तो ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन Br पॉजिटिव अटैच होता है। नाइट्रेशन में मैम NO2 पॉजिटिव ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में CH3Cl में मैम कौन जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पे, CH3 पॉजिटिव जुड़ेगा। मैम एसाइलेशन में कौन जुड़ेगा, CH3C डबल बॉन्ड पॉजिटिव जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पे। सेम बेटा जैसे फर्स्ट चैप्टर में किया था, सेम बच्चा आपको इस चैप्टर में देखने को मिल रहा है। अब बच्चा जी आपके पास नेक्स्ट आता है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कोहल, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिए हैं। पहला आता है मिथेनॉल। मिथेनॉल से यहाँ से सवाल आता है, इसको बोलते हैं वुड स्पिरिट। क्या बोलते हैं बेटा, वुड स्पिरिट के नाम से बोला जाता है, मतलब दूसरा नाम है इसका। कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा के। ये कैटलिस्ट का नाम भी बेटे आपसे पूछ सकते हैं, और सॉल्वेंट में यूज होता है एज अ सॉल्वेंट, और मैन्युफैक्चर कर सकता है फॉर्मेल्डिहाइड का। नेक्स्ट बेटा अपने पास आता है इथेनॉल। इथेनॉल भी फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से अपने को मिल सकता है, जाइमेज का इस्तेमाल करके आप इसको ऑब्टेन करते हो, ठीक है। सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, और बहुत सारे कार्बन के रिलेटेड कंपाउंड भी बना सकते हो बेटा। इथेनॉल की हम डीनेचुरेशन कर सकते हैं, इसको हम अनफिट बना सकते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट बनाया जा सकता है CuSO4 और पायरिडीन की मदद से। एक कलर प्रदान करता है तो दूसरा स्मेल प्रदान करता है, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो देखिएगा रीमन टीमन रिएक्शन बेटा ये पूछा गया PYQ के अंदर। रीमन टीमन रिएक्शन और विलियमसन सिंथेसिस बताओ बेटा। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये रिएक्शन इस चैप्टर से पढ़ के जाना। कोल्ब रिएक्शन होगी, रीमन टीमन विलियमसन सिंथेसिस होगी, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन होगी बेटा। ये चार तो करके ही जानी है, किसी भी हालत में लीव नहीं करनी है। अगला अच्छा क्यूमीन वाली भी, एक क्यूमीन वाली भी, ये करके जानी ही जानी है, बहुत रिपीटेटिव है इसलिए बोल रही हूँ बेटा। रीमन टीमन रिएक्शन में क्या था मैम, बेंजीन रिंग की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवा दो, सैलिसल्डिहाइड बनता है। कोल्ब में क्या बनता था, सैलिसिलिक एसिड, यहाँ COH बनता था, वहां CO2 के साथ रिएक्ट करवाते थे। अगला बेटा विलियमसन सिंथेसिस अभी किया था, फर्स्ट चैप्टर को लेकर के रोना धोना, फर्स्ट चैप्टर को लेकर के रोना धोना क्या हो जाएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगला बेटा आपके पास क्वेश्चन आता है, फिनोल को टॉलिन में कन्वर्ट करो। पहली बात तो तुम्हें टॉलिन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉलिन वो होता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है, CH3। कैसे करोगे, फिनोल को पहले जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करो बेटा, यहाँ से ZNO निकल जाएगा। अब बेटा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दो, CH3 पॉजिटिव उस पे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट बेटा रिएक्शन आती है इथेनॉल को इथेनॉल में। अभी बताया था बेटा, अल्कोहल को एल्डिहाइड में करना है तो PCC या CrO3 का इस्तेमाल करो, PCC या CrO3 का इस्तेमाल करो। अदरवाइज बेटा Cu का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 300 डिग्री सेल्सियस पे प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। कुछ भी यूज कर सकते हो, PCC भी कर सकते हो आप, CrO3 भी कर सकते हो, और Cu 300 डिग्री
सेल्सियस पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगला बेटा आता है हाउ डू यू ऑब्टेन फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। बेटा फिनोल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्यूमीन से। क्यूमीन क्या था, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, O2 की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, वही वाली रिएक्शन है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओलियम वाली रिएक्शन है बेटा। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड वाली क्या थी, मैम इसको वार्म वाटर से ट्रीट कर दो। तो बेटा फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे PYQ पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है भी आपने क्या बनाना है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है। जब आप डाइनाइट्रेशन कराते हो 3 मिथाइल फिनोल का, तो उसमें नाइट्रेशन करवाना है, मतलब उसमें आपको NO2 ग्रुप उसमें ऐड करवाना है। और कोल्ब रिएक्शन मैंने कहा था ना, कोल्ब, रीमन, टीमन, क्यूमीन, विलियमसन सिंथेसिस बहुत पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है। तो बेटा ये सारे केसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये सारे केसेस बेटे मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। चलिए ये आपको नाइट्रेशन वाला केस आ गया, कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में फिनोल पे बेटा NO2 जो है वो ग्रुप जाकर के अटैच हो जाता है इस तरीके से, और ये आपकी कोल्ब रिएक्शन वाली केस हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स इज मोर वॉलेटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल या पैरा। बेटा अभी बताया था जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो ज्यादा वॉलेटाइल है और पैरा वाला लीस्ट वॉलेटाइल है। ये क्यों है ज्यादा, क्योंकि मैम यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक ही मॉलिक्यूल में, वहां इंटरमोलिकुलर होती है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगला चलते हैं, IUPAC नेम इस पर्टिकुलर कंपाउंड का बताना है, तो 1 2 3 हमारे कार्बन होंगे तो प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है एन। बेटा एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आता है तो ये ई नहीं हटाते हैं, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल हो जाएगा इसका नाम। अगला कंपाउंड देखते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे इनको अरेंज करना है, तो बेटा ये एल्डिहाइड अल्कोहल है और ये हाइड्रोकार्बन है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर एल्डिहाइड और लीस्ट किसका होगा, हाइड्रोकार्बन का होगा। अल्कोहल का ज्यादा क्यों होगा मैम, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब आता है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे इनको अरेंज कीजिए। 4 नाइट्रोफिनोल, 4 नाइट्रोफिनोल कैसे होगा, देखो 1 2 3 4 यहाँ नाइट्रो लगा है, फिनोल को हम ऐसे ही लिख देते हैं, है ना, और 2 4 6 नाइट्रोफिनोल जो कि पिक्रिक एसिड था इस तरीके का होता है। बेटा किसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है, बेटा ध्यान रखना एसिडिटी -I और -M के इनवर्स डायरेक्टली होता है, +I और +M के इनवर्सली होता है। बेटा NO2 ग्रुप -I -M अगर आप देखोगे तो NO2 की वजह से -I इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी सबसे ज्यादा, फिर इसमें 1 है तो उसके बाद 4 नाइट्रो आएगा और लीस्ट बेटा फिनोल, क्योंकि उस पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, उस पर कोई भी ग्रुप अटैच्ड नहीं है। तो ये बेटा हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। समाप्त करने से पहले, फिनिश करने से पहले मेरा बच्चा, अगर आप सभी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू पीपल कैन ज्वाइन दी व्हाट्सएप चैनल, जहां पर हम सभी टीचर्स आप सभी बच्चों से कनेक्टेड रहेंगे। फाइन एवरीबॉडी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो बच्चा ये हमारी आज की क्लास के बारे में था। तो आज हमने बेटा जी वन शॉट एक तरह से क्विक रिकैप लिया है हमारे चैप्टर का, जो कि हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स रहा है, एज वेल एज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर रहा है। आई होप सो आपकी जो मिड टर्म मैराथन की ये प्रिपरेशन जर्नी में मैं आपको रिवीजन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवा पाई। आपको ये सारे नोट्स जो हैं आपके व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो बेटा आप PW एप्लीकेशन पर भी जाओगे तो मिड टर्म मैराथन वाली जो सीरीज है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपके पास आ जाएगा। सो ये हमारी आज की क्लास के बारे में था। जाने से पहले बस इतना कहना चाहूंगी, अपनी जी जान एक कर दो, मेहनत करो बेटा, सब कुछ कर जाओगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है तुम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, और जो तुम्हें टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, उसको बोलो भाई थोड़े दिन बैठ जा, पेपर दे लेने, फिर बात करेंगे। तो ये जो चीजें जिनसे आप डील कर रहे हो आपको खुद ही डील करना है और पॉजिटिव एटीट्यूड से बाहर निकलना है। भी पेपर क्या चीज है, मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करके आऊंगा या आऊंगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। बस अपनी तरफ से बेटा 500% मेहनत दो, बाकी रेस्ट लीव इट टू गॉड, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपके एग्जाम के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। साइनिंग ऑफ, शौर्य ग्रोवर, सी यू देयर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एवरीवन।